Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 16th of November 2021. तो गाइज आज है तारीख 16 नवंबर 2021 और है ट्यूसडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को ये कंप्लीट न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वो लिंक इसी चैनल का है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये चैनल ओपन हो जाएगा, इसको जाकर ज्वाइन कर लेना। नाउ ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आपको डेली बेसिस पर द हिंदू न्यूज़पेपर मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है, डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं और ये सारी चीज़ें मिलती हैं बिल्कुल फ्री में, तो जाकर इसको ज़रूर ज्वाइन करना। नाउ बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है कलरायन हिल्स को कहाँ पर है, ये एग्जैक्टली लोकेटेड कौन से स्टेट में है, प्लस इसके आसपास कौन कौन से एरियाज़ हैं, अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2018 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है और कल ही हमने इसके बारे में डिस्कशन किया था। तो क्वेश्चन क्या है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज पाखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड। जो ये पाखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये कौन से राज्य में लोकेटेड है। ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, बी मणिपुर, सी मेघालय या फिर डी नागालैंड। इसके बारे में सही आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। बाय द वे एक चीज़ और बता दूं, जो ये पाखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसको हम लोग पक्के टाइगर रिजर्व के नाम से भी जानते हैं। कल ही मैंने आप लोगों को इसके रिगार्डिंग एक छोटा सा नोट्स प्रोवाइड करवाया था, ठीक है। और इसका जो करेक्ट आंसर है मैंने आप लोग को नीचे भी प्रोवाइड करवा दिया है, प्लस टेलीग्राम पर भी दे दिया है, वहां से भी आप लोग इसको जाकर देख सकते हो। तो चलो शुरुआत करते हैं। यह है आज का सबसे पहला आर्टिकल। पहली चीज़ तो मैं आप लोग को बता दूं, ये वाला आर्टिकल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं होगा। यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है जिसको हम लोग बस खाली लेकर एक आइडिया रख सकते हैं। तो अभी क्या हुआ है, कल एक लंबी चौड़ी मीटिंग हुई है, लगभग 6 घंटे की मीटिंग चली, जहां पर हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी थी, साथ ही साथ जो स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स थे वो लोग थे। इनके बीच में ये जो मीटिंग चली है, और इस मीटिंग के दौरान जो सेंटर है यानी हमारी केंद्र सरकार है, उन्होंने अनाउंस किया है लगभग 95,082 करोड़ रुपीज़ यहाँ पर प्रोवाइड करवाए जाएंगे। ये धन दिया जाएगा किसको, स्टेट्स को, राज्यों को ये पैसा दिया जाएगा। अब ये क्यों दिया जाएगा, ताकि जो ये राज्य हैं वो रिकवरी के ऊपर काम कर सके, रिकवरी को मेंटेन करके हम लोग रख सकें, ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट के ऊपर काम किया जा सके। तो इसी वजह से ये पैसा यहाँ पर अनाउंस किया गया है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर क्या बोला है, अब देख पाओगे, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने 2-4 बातें और बोली हैं। सबसे पहली बात यहाँ पर इन्होंने बोला कि आज के टाइम पर जो ज़्यादातर इंपॉर्टेंट इश्यूज होते हैं, जैसे कि इन्वेस्टमेंट को लेकर हो गया, डेवलपमेंट को लेकर हो गया, या फिर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ को लेकर हो गया, ये सारी एक्टिविटीज़ आज के टाइम पर ज़्यादातर स्टेट्स देखती हैं। तो स्टेट्स को यहाँ पर सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है, और केंद्र सरकार हमेशा खड़ी है राज्यों को सपोर्ट करने के लिए। प्लस अगर स्टेट को कोई भी इश्यूज आते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आती है, अगर वो चाहते हैं उस प्रॉब्लम को डिस्कस करना, तो उसी वजह से यहाँ पर ये मीटिंग रखी गई थी। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका है। तो एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है, जैसा मैंने बताया एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हालांकि अगर आप लोग तब भी इस आर्टिकल को अपने सिलेबस से रिलेट करना चाहोगे तो जीएस पेपर 3 इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। देख पाओगे यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं डिस्कस करने के लिए। उससे पहले मैं आप लोग को बता दूं, ये जो आर्टिकल है ये जीएस पेपर 1 मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, प्लस जीएस पेपर 2 के अंदर एक टॉपिक आता है हमारा इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ का, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। आज का न्यूज़पेपर बहुत लेंदी होने वाला है मेरे ख्याल से, क्योंकि आज आर्टिकल बहुत ज़बरदस्त हैं। आज तो आर्टिकल तो बहुत अच्छे अच्छे आए ही हैं, साथ ही साथ एडिटोरियल भी बहुत शानदार है। तो इसी वजह से यहाँ पर आज का न्यूज़पेपर थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पर हमें सारी चीज़ें कवर करनी है। अभी देखो हुआ क्या है, 15 नवंबर, तो अभी हमारी यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है कि जो 15 नवंबर को अब से हम लोग एक दिवस सेलिब्रेट करने वाले हैं, जिसको बोला जाएगा जनजातीय गौरव दिवस। ये आपको ध्यान रखना है। प्लस उसके बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर कल ही कहाँ पहुँचे, रांची पहुँचे, और वहाँ पर बहुत सारे जो ट्राइबल पीपल हैं उनसे मिले, और मिलने के साथ साथ काफ़ी सारे स्कीम्स को अनवील किया गया है, स्कीम्स को यहाँ पर जारी किया गया है।
और एक चीज़ और ध्यान रखनी है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बिरसा मुंडा म्यूज़ियम को भी लॉन्च किया है। जो भगवान बिरसा मुंडा हैं इनके नाम पर इस म्यूज़ियम का नाम रखा गया है, इसके बारे में आपको आइडिया रखना है। ठीक है, ये चीज़ें बताई गई हैं। फिर उसके बाद कुछ दो चार स्टेटमेंट दिए गए हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अब हम बात करेंगे जनजातीय गौरव दिवस को लेकर, एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल बन जाएगा हमारे प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से। मैंने बता दिया कैसे इंपॉर्टेंट है, सिलेबस में कहाँ पे आएगा, ये चीज़ मैंने आपको बता दी है। तो हाल ही में चर्चा में था, क्योंकि हमारी यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है कि जो 15 नवंबर होगा उसको एज अ जनजातीय गौरव दिवस के तौर पर हम लोग सेलिब्रेट करने वाले हैं। अब ये क्यों सेलिब्रेट करेंगे, ताकि जो हमारे ट्राइबल फ्रीडम फाइटर हैं, ठीक है, जिनका काफ़ी बड़ा योगदान रहा है, जिन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में बहुत सारा रिवोल्ट भी किया है, तो उनको हम लोग सपोर्ट कर सकें, उसकी वजह से यहाँ पर इस दिन को सेलिब्रेट किया जाएगा। अब हम बात करते हैं जनजातीय गौरव दिवस की, तो हर साल हम लोग यहाँ पर इसको सेलिब्रेट करेंगे, ये भी बताया गया है, ताकि हम लोग फोकस रख सकें जो ट्राइबल पीपल का एफर्ट्स लगे हैं। यानी कि बहुत सारे ट्राइबल पीपल ने अपने काफ़ी सारे एफर्ट्स लगाए हैं अपने कल्चर हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने के लिए, इंडियन वैल्यूज़ को प्रमोट करने के लिए, अपनी बहादुरता को लेकर। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को याद रखा जा सके, इस वजह से हम लोग यहाँ पर इस दिन को सेलिब्रेट करेंगे। प्लस उसके बाद आपने देखा होगा बहुत सारे जो ट्राइबल मूवमेंट चलाए गए थे पहले ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में, जो ब्रिटिश का कॉलोनियल रूल था उसके अगेंस्ट में बहुत सारे ट्राइबल मूवमेंट चलाए गए। ठीक है, और अलग अलग कम्युनिटीज़ ने मूवमेंट चलाए थे। उन कम्युनिटीज़ के कुछ नाम दिए गया है, जैसे कि तमर, संथाल, खासे, सपिल, मिजो, स्कोल्स। तो ये अलग अलग नाम भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और उसके साथ बताया गया एक जो ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम है वो भी बनाया जा रहा है। कहाँ पर, रांची के अंदर बनाया जा रहा है, मतलब बन गया है अब तो। यहाँ पर उसका उद्घाटन किया गया है हमारे प्राइम मिनिस्टर के थ्रू, तो ध्यान रखना है आपको। और जो वो म्यूजियम है उसको बोला जा रहा है बिरसा मुंडा म्यूजियम। ठीक है, इसके बारे में भी आपको आइडिया रखना है। बाकी मैंने आपको 15 नवंबर को बता दिया है। अब 15 नवंबर को ही जनजातीय दिवस को सेलिब्रेट किया जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि 15 नवंबर को एक और खास चीज़ है। वो खास चीज़ ये है कि जो भगवान बिरसा मुंडा है इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इनकी बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करते हैं हम लोग 15 नवंबर को। ठीक है, अब हम लोग बिरसा मुंडा जी के बारे में दो चार बातें पढ़ लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है हमारे जीएस पेपर 2 के पर्सपेक्टिव से। तो भगवान बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875 में। ये मुंडा ट्राइब से बिलोंग करते हैं और आज के टाइम पर ना बहुत सारे जो ट्राइबल पीपल हैं वो आज इनकी पूजा करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर इन्होंने बहुत सारे एक तरीके से मूवमेंट चलाए थे। एक मूवमेंट चलाया था मिलेनियन करके, मूवमेंट चलाया था ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट में, ये आप लोग देख पाओगे। फिर उसी प्रकार से एक और बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है जिनका नाम है शहीद वीर नारायण सिंह। ठीक है, इनको भी यहाँ पर बोला जाता है कि इन्होंने भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था जब यहाँ पर इंडिपेंडेंस स्ट्रगल चल रहा था हमारा, उस दौरान। तो यहाँ पर जो शहीद वीर नारायण जी हैं, ठीक है, इनको हम लोग शान मानते हैं छत्तीसगढ़ की। ठीक है, छत्तीसगढ़ का जो सोना खान है वहाँ की शान मानते हैं। प्लस इनका काम क्या था, इन्होंने 1856 में एक बहुत बड़ा स्टेप उठाया था। क्या करा, जो अनाज का पूरा भंडार होता है उसको लूटा। अब आप कहोगे लूटा है, हाँ बिल्कुल, उसको लूटने के बाद क्या करा, जो पुअर पीपल हैं, जो गरीब लोग थे, उनके अंदर बांटा। ठीक है, और 1856 की बात है, उस समय भूखमरी बहुत लार्ज स्केल में चल रही थी, लोगों की जान जा रही थी, खाने को कुछ नहीं था, तो उन्होंने ये काम करके दिखाया था। और इनका जो सेक्रीफाइस है ना, आप कह सकते हो, इसी वजह से यहाँ पर इनको एक ट्राइबल लीडर बनाता है। और फिर उसके बाद यहाँ पर आज के टाइम पर इनका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन ये माना भी जाता है, तो इनके बारे में भी आप लोगों को एक आइडिया रखना है। ये कुछ चीज़ें थी, आई होप आपको क्लियर हो चुकी है। काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी यहाँ पर आर्टिकल के अंदर, वो मैंने आपको बता दी हैं। बाकी सारी कुछ और भी चीज़ें हैं जो कि हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। जो भी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट था वो हमने डिस्कस किया। आगे बढ़ेंगे अगले आर्टिकल की तरफ। नाउ यहाँ पर आता है एक और छोटा सा आर्टिकल और एक और इम्पॉर्टेंट। अब यहाँ पर क्या बात की गई है, देखो, एक कर्नाटका के अंदर बहुत पुराना ट्री है, बहुत पुराना पेड़ है, जिसको हम लोग बोलते हैं जैक फ्रूट का ट्री। जैक फ्रूट क्या होता है, हिंदी में इसको कटहल बोला जाता है। अलग अलग भाषा में अलग अलग नाम इसके हैं। ठीक है, अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जाना भी जाता होगा, लेकिन हिंदी में इसको बेसिकली कटहल ही बोला जाता है। तो क्या है, अभी यह जो पेड़ है ये लगभग 250 साल पुराना है। आप इमेजिन कर सकते हो, 250 ईयर्स ओल्ड ट्री है ये। कहाँ पर, कर्नाटका के अंदर। तो अभी इसको फोकस में इसलिए लाया गया क्योंकि मांगे चल रही है कि इसको एक हेरिटेज स्टेटस मिल जाना चाहिए। ठीक है, एक विरासत का स्टेटस मिल जाना चाहिए, क्योंकि बहुत पुराना हो चुका है। और आज के टाइम पर बहुत सारे लोगों ने इसको प्रोटेक्शन दी है। लगभग आज के टाइम पर बहुत सारे लोग इसको लगातार प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एक फैमिली है, उसकी 10वीं जनरेशन वाली फैमिली है जो कि यहाँ पर इसको प्रोटेक्ट कर रही है। इसके आसपास बाउंड्रीज वगैरह बनाई गई हैं। ठीक है, ये बताया गया। और ये ट्री के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है कितना पुराना हो चुका है। इसकी जो हाइट है लगभग 19.5 मीटर्स के आसपास की है। और इस ट्री को आप बहुत दूर से देख सकते हो, ऐसा भी यहाँ पर बताया जाता है। आप विलेज के अंदर जब एंटर करते हो तभी आप लोग यहाँ पर इस ट्री को देख सकते हो। ठीक है, एक बेसिकली गाँव है कर्नाटका के अंदर। ठीक है, वहीं पर ये देखने को मिलता है।
तो इसके बारे में ध्यान रखना है। नाउ अब मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ जैक फ्रूट के बारे में, ठीक है। इस आर्टिकल को मैंने इसलिए हाईलाइट किया है ताकि आप लोग जैक फ्रूट के बारे में समझ सको, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को बता दूं, ये जो ट्री है ये काफ़ी बेनिफिशियल भी है, क्योंकि आज के टाइम पर ये हर साल लगभग 300 फ्रूट तक प्रोवाइड करवाता है, और हर एक फ्रूट का जो दाम है वो 300 से 500 रुपये है। तो आप समझ सकते हो इस ट्री की आज के टाइम पर कितनी ज़्यादा वैल्यू देखने को मिलेगी। और बेसिकली यहाँ पर ये जो पेड़ है पूरा, ये है जनागिरी गाँव के अंदर। ये गाँव कर्नाटका के अंदर है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। बेंगलुरु से लगभग 40 किलोमीटर दूर ये रास्ता आपको देखने को मिलेगा। नाउ बात करते हैं अब हम लोग जैक फ्रूट के बारे में। तो इसके बारे में जान लेना, जैक फ्रूट यहाँ पर आपको जैसे मैंने बताया हिंदी में इसको कटहल बोलते हैं। पहले आपको ध्यान रखना है इसका साइंटिफिक नेम के बारे में। देखो साइंटिफिक नेम कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो पहली चीज़ यहाँ पर साइंटिफिक नेम ध्यान रखना है। इसका साइंटिफिक नेम है आर्टोकार्पस हेटेरोफाइलस, ठीक है। तो जैक फ्रूट का साइंटिफिक नेम ये हो गया। प्लस लोकल नेम्स की बात करें तो भारत में हिंदी में इसको कटहल बोला जाता है, प्लस मराठी में फानस, और भी अलग अलग आप देख पाओगे भाषा में अलग अलग नाम दिए जाते हैं। अच्छा, आप लोग क्या बोलते हो, आप लोगों के घरों में क्या बोला जाता है, नीचे कमेंट सेक्शन में इसके बारे में बताना। एज अ फन हम लोग यहाँ पर इसको भी देखेंगे कमेंट में, ठीक है। फिर उसके बाद आज के टाइम पर कटहल का जो मेजर प्रोड्यूसर है दुनिया भर में बात करें तो दुनिया भर में इंडिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, नेपाल, ये सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं जैक फ्रूट को। इसके बारे में ध्यान रखना है। प्लस भारत के अंदर कौन कौन से राज्य हैं जहां पर जैक फ्रूट का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है, वो है केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, आसाम। ये एरियाज आपको देखने को मिलेंगे। और इनमें से भी जो केरला है वो एक लार्जेस्ट प्रोड्यूसर माना जाता है जैक फ्रूट का, और केरला और तमिलनाडु का स्टेट फ्रूट भी है जैक फ्रूट। तो आपको ध्यान रखना है, स्टेट फ्रूट भी है कहाँ का, केरला और तमिलनाडु का स्टेट फ्रूट है जैक फ्रूट। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल था। आगे बढ़ेंगे अगले आर्टिकल की तरफ। नाउ यहाँ पर एक आर्टिकल आता है जो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है एनवायरमेंट के पर्सपेक्टिव से, एग्रीकल्चर के पर्सपेक्टिव से, इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से। तो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अभी क्या हुआ है, जो इंडिया के अंदर जो कॉफ़ी का आउटपुट है वो काफ़ी हद तक हिट हुआ, काफ़ी उस पर इम्पैक्ट पड़ा है। मतलब जो हमारी कॉफ़ी का प्रोडक्शन है वो काफ़ी कम हुआ है। अब इसके पीछे का रीज़न है बारिश। काफ़ी भारी भरकम बारिश हुई है, जिसकी वजह से हम लोग अब की बार का जो हमारा टारगेट था कॉफ़ी का वो हिट नहीं कर पाए। इंडिया के अंदर आपको पॉपुलरली दो कॉफ़ी तो आपको देखने को मिलती है, एक अरेबिका कॉफ़ी होती है, एक रोबोस्टा होती है। लेकिन अरेबिका की बात करें तो जो अरेबिका कॉफ़ी का प्रोडक्शन है वो 30% से घटा है अब की बार, और जो रोबस्टा कॉफ़ी होती है उसका प्रोडक्शन भी 20% से घटा है। तो मतलब प्रोडक्शन लगातार कम हुआ है, और उसके पीछे का रीज़न है बारिश। काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है, जिसकी वजह से प्लांट डैमेज हो गए, बीन स्प्लिट हो गए, गिर गए, झड़ गए उस पे से, पेड़ पे से। तो आप समझ सकते हो कि इसकी वजह से नुकसान काफ़ी हुआ है, ऐसा पे बताया। फिर जो कॉफ़ी बोर्ड है, कॉफ़ी बोर्ड के अकॉर्डिंग बात करें तो लगभग यहाँ पर देखने को मिलेगा कि हमारी एक्सपेक्टेशन अलग ही थी। हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि हम लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में अब की बार कॉफ़ी का प्रोडक्शन करेंगे, प्लस उसको एक्सपोर्ट भी करेंगे, और उससे यहाँ पर हम लोग इनकम जनरेशन भी करेंगे। लेकिन ऐसी चीज़ें पॉसिबल हो नहीं पाई हैं, तो ये यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया। लेकिन अब आप कहोगे इसमें क्या खास था, खास अब आप पढ़ोगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया आर्टिकल जो है इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, एनवायरमेंट सभी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। कॉफ़ी के बारे में आपको मैं काफ़ी सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, तो क्वेश्चन इसके ऊपर बन सकता है। पहले हम लोग कुछ स्टैटिस्टिक्स को कवर करेंगे। भारत के अंदर जो कॉफ़ी है वो कल्टीवेट किया जाता है लगभग 4.54 लाख हेक्टेयर्स की ज़मीन पर, ठीक है। और जो 3.66 लाख कॉफ़ी फार्मर्स आज के टाइम पर भारत के अंदर देखने को मिलेंगे। अप्रॉक्स 3.5 लाख से ज़्यादा फार्मर्स जो हैं वो कॉफ़ी का प्रोडक्शन करते हैं भारत के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। और जो कॉफ़ी का प्रोडक्शन होता है, कल्टीवेशन होता है, मतलब ज़्यादातर उगाया जाता है वो साउथ ईस्ट इंडिया के अंदर उगाया जाता है। मतलब कि जो हमारे सदर्न स्टेट्स हैं भारत के अंदर, आप मतलब ये नीचे वाला जो आपको हिस्सा देखने को मिलेगा इंडिया का, सदर्न स्टेट्स में ज़्यादातर यहाँ पर कॉफ़ी का प्रोडक्शन होता है। इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। जिसमें से कर्नाटका 54% तक कल्टीवेट करता है, केरला 19% तक, और तमिलनाडु के अंदर 8% तक कल्टीवेशन होता है कॉफ़ी का। इसके बारे में भी ध्यान रखना है। प्लस यहाँ पर कॉफ़ी को नॉन ट्रेडिशनल एरियाज़ के अंदर भी उगाया जाता है, जैसे कि आंध्र प्रदेश के अंदर, उड़ीसा के अंदर, जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं जहाँ पर जो हमारा टी यानी कि चाय को उगाया जाता है, वहाँ पर कॉफ़ी का प्रोडक्शन भी थोड़ा बहुत हम लोग देख पाते हैं। तो इसके बारे में आप एक आइडिया रख सकते हो। देन उसके बाद इंडिया इकलौती ऐसी कंट्री है दुनिया भर के अंदर जहाँ पर जो कॉफ़ी कल्टीवेशन होता है वो एक शेड, एक छाँव के अंदर देखने को मिलेगा। हाथ के थ्रू हम लोग उसको तोड़ते हैं। तो इस प्रकार का कल्टीवेशन इंडिया के अंदर ही देखने को मिलता है, ये आप लोग समझोगे। देन उसके बाद क्या है, आज के टाइम पर ना भारत दुनिया भर में एक बेस्ट कॉफ़ी का प्रोडक्शन भी करता है। हम लोग एक बहुत शानदार कॉफ़ी का प्रोडक्शन करते हैं, और जो ये कॉफ़ी है वो ज़्यादातर ट्राइबल फार्मर्स के थ्रू उगाई जाती है वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स में। ये आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर आप देख पाओगे, मान लो ये वाला एरिया है नीचे की साइड वाला, जहाँ पर नीचे आपको तमिलनाडु और भी
बहुत सारे एरियाज़ देखने को मिलते हैं, ठीक है। जो हमारे वेस्टर्न यानी कि यहाँ पर आप देख पाओगे ये हमारा ईस्टर्न घाट हो गया, ये वेस्टर्न घाट्स हो गया, तो इन एरियाज़ में ज़्यादातर कॉफ़ी का कल्टीवेशन आप देख पाओगे, ठीक है। उसके बाद जो इंडिया का कॉफ़ी है वो एक हाई वैल्यूड प्रोडक्ट है वर्ल्ड मार्केट में। दुनिया भर का मार्केट अगर हम देखें तो वहाँ पर एक प्रीमियम कॉफ़ी की तरह बेचा जाता है। यूरोप के अंदर खासकर एक प्रीमियम कॉफ़ी की तरह यहाँ पर भारत की कॉफ़ी बिकती है, तो इसका एक इंपॉर्टेंट वैल्यू भी है। और भारत के अंदर आज के टाइम पर दो मेन वेराइटीज़ हैं कॉफ़ी की, ध्यान रखना, एक होती है अरेबिका और दूसरी होती है रोबस्टा, जो कि मैंने अभी आप लोग को आर्टिकल में समझाया है। अरेबिका का भी नुकसान हुआ है अब की बार और रोबस्टा का भी नुकसान हुआ है, दोनों का प्रोडक्शन हमारा डाउन हुआ है। अगर हम बात करें अरेबिका की, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पाओगे जो है इसकी जो अरेबिका वैरायटी ऑफ कॉफ़ी है, बेसिकली यहाँ पर इसका जो फ्लेवर है इसमें थोड़ा सा स्वीट टेस्ट भी होता है, ठीक है, ऐसा बताया जाता है। थोड़ा सा स्वीट एंड टेस्ट भी होगा, थोड़ा सा मिठास यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन जो ये अरेबिका है ये कब उगाई जाती है, इसकी यहाँ पर जो फसल है वो लगभग नवंबर से लेकर जनवरी के बीच में यहाँ पर करवाई जाती है। इसकी हार्वेस्टिंग नवंबर से जनवरी के बीच में होती है, तो इसके बारे में ध्यान रखना है। प्लस ऊंची जगह पर यहाँ पर इसकी कल्टीवेशन होती है, जैसे कि यहाँ पर 600 से 2000 मीटर ऊपर वाली साइड पर एक ठंडी जगह पर यहाँ पर क्या होता है, इसका कल्टीवेशन होता है। उसके बाद यहाँ पे बोला जाता है कि जो ये हमारे पास अरेबिका वाली कॉफ़ी है इसके अंदर जो कैफ़ीन की मात्रा होती है वो थोड़ी सी कम होती है, ठीक है। कैफ़ीन मतलब देखो कॉफ़ी पॉपुलरली फेमस ही कैफ़ीन के लिए होती है। कैफ़ीन यहाँ पर एक ड्रग के तौर पर भी देख सकते हो, लेकिन कैफ़ीन यहाँ पर अगर आप थोड़े मात्रा में लेते हो तो बॉडी के लिए काफ़ी अच्छा भी होता है, खासकर हमारे ब्रेन फंक्शन के लिए, ब्रेन परफॉर्मेंस के लिए क्या होता है, हमारे ब्रेन को एक्टिवेट कर देता है, एकदम से एनर्जी आ जाती है, ठीक है। तो वो क्या है, कैफ़ीन आपको ये देखने को मिलता है कॉफ़ी के अंदर। तो अरेबिका वाली जो है वहाँ पर कैफ़ीन थोड़ा सा कम होता है, ये बताया गया। अब बात करते हैं रोबस्टा वाले कॉफ़ी के बारे में। तो रोबस्टा कॉफ़ी के अंदर जो टेस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग टेस्ट होता है और इसके अंदर कैफ़ीन की मात्रा भी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, ये बताया गया। नाउ कौन से महीने में इसकी हार्वेस्टिंग होती है, तो रोबस्टा कॉफ़ी को हम लोग दिसंबर से फरवरी के बीच में हार्वेस्ट करते हैं। देखो आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है हार्वेस्टिंग के ऊपर, तो इसको हार्वेस्ट किया जाता है दिसंबर से लेकर फरवरी के बीच में, और थोड़ी सी यहाँ पर गर्मी वाली जगह में इस कॉफ़ी का प्रोडक्शन होता है। प्लस यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ये जो ये जो हमारा रोबस्टा कॉफ़ी है इसके अंदर जो कैफ़ीन की मात्रा है वो 2-3 गुना ज़्यादा होती है अरेबिका से, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद इन सारी चीज़ों को यानी कि कॉफ़ी के प्रोडक्शन को मैनेज करने के लिए भारत के अंदर एक बोर्ड है जिसको हम लोग कॉफ़ी बोर्ड बोलते हैं। इसके बारे में अभी हमने आर्टिकल में भी डिस्कशन किया था। तो जो कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया है इसके बारे में ध्यान रखना, एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बनाया गया था अंडर द सेक्शन 4 ऑफ द कॉफ़ी एक्ट 1942, इसके अंडर में यहाँ पर इस बॉडी को बनाया गया। देन उसके बाद आज के टाइम पर ये जो पूरी बॉडी है ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आती है। इस बोर्ड के अंदर लगभग 33 मेंबर्स हैं, एक चेयरपर्सन भी होता है, ये भी आपको आइडिया रखना है। ये जो बोर्ड है मेनली फोकस करता है कि हम लोग कॉफ़ी को लेकर इसके ऊपर रिसर्च एक्टिविटीज़ करें, इसको लेकर हम लोग किस प्रकार से जो कॉफ़ी है उसका प्रमोशन बढ़ा सकते हैं, खासकर भारत के अंदर भी भारत से बाहर भी कैसे हम लोग आगे प्रमोट कर सकते हैं, ये मेन फोकस रखता है कॉफ़ी बोर्ड का। ये आपको ध्यान रखना है, ये कुछ चीज़ें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। तो इंडिया का जो अरेबिका कॉफ़ी प्रोडक्शन है ये गिरने वाला है 30% से और रोबस्टा का 20% से गिरने वाला है, ऐसा यहाँ पे बताया गया है, क्योंकि क्या हुआ है कि ये डैमेजिंग देखने को मिली है बारिश की वजह से। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ ना। उसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा आर्टिकल आता है जो हमारी सरकार है वो आज के टाइम पर विचार कर रही है कि हम लोग करतारपुर कॉरिडोर को रीओपन करेंगे या नहीं करेंगे, तो इसके ऊपर अभी विचार किया जा रहा है। कल हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था कि जो हमारे पंजाब के बीजेपी के बहुत सारे लीडर्स हैं वो हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ मिले और प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलने के बाद उन्होंने ये बातचीत करी है कि करतारपुर कॉरिडोर को वापस से खोला जाए। तो अभी हम सब सरकार जो है इसके बारे में विचार कर रही है, तो ये एक छोटा सा आर्टिकल में पब्लिश किया गया है। करतारपुर कॉरिडोर के बारे में मैंने आप लोगों को कल बताया था, लेकिन आज भी मैं आपको एक छोटा सा इसके इन्फॉर्मेशन दे देता हूं ताकि आपको ये चीज़ रिवाइज हो जाए, ठीक है। तो जो करतारपुर कॉरिडोर है देखो इसको बार बार रीओपन करने की बातचीत क्यों करी गई है, क्योंकि इसको बंद कर दिया गया था 2020 के आसपास, मार्च 2020 में, ठीक है। क्यों बंद किया था, कोविड-19 की वजह से हमने इसको बंद कर दिया था ना, वापस इसको रीओपन करने की चर्चा की गई है। अब रीओपन करने के पीछे का भी एक रीज़न है, क्योंकि 19 नवंबर को गुरु पर्व सेलिब्रेट किया जाएगा। तो गुरु पर्व से पहले पहले हम लोग यहाँ पर कोशिश ये कर रहे हैं, खासकर जो पंजाब के बीजेपी लीडर्स हैं वो कोशिश ये कर रहे हैं कि करतारपुर कॉरिडोर को वापस से रीओपन कर दिया जाए। नाउ यहाँ पर जो करतारपुर कॉरिडोर है कहाँ से कहाँ तक है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में आपको ये कॉरिडोर देखने को मिलता है। ये कॉरिडोर कनेक्ट करता है दो गुरुद्वारों को, एक है दरबार साहिब गुरुद्वारा जो पाकिस्तान के अंदर आपको देखने को मिलेगा और दूसरा है डेरा बाबा नानक, ठीक है, ये आपको गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट पंजाब के अंदर देखने को मिलेगा। इन दोनों को ये कनेक्ट करता है। नाउ ये जो कॉरिडोर है ना बेसिकली यहाँ पर इसको बनाया गया था ताकि हम लोग गुरु नानक देव जी की जो 550th बर्थ एनिवर्सरी है उसको सपोर्ट कर सके, उसको सेलिब्रेट कर सके। इस बेसिस पर हमने यहाँ पर इस करतारपुर
करतारपुर कॉरिडोर को बनाया था। और गुरु नानक जी यहाँ पर फाउंडर हैं सिखिज़्म के, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो करतारपुर कॉरिडोर है ये आप देख पाओगे, ये आपको पाकिस्तान के अंदर देखने को मिलेगा। इसी वजह से इसको यहाँ पर मतलब कि ये जो करतारपुर गुरुद्वारा जो है बेसिकली आपको पाकिस्तान के अंदर देखने को मिलेगा, जिसको कनेक्ट करने की बातचीत करी जाती है इस करतारपुर कॉरिडोर से। इस कॉरिडोर से ये कनेक्टेड रहता है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर जो ये करतारपुर गुरुद्वारा है, जहाँ पर हमारे गुरु नानक देव जी ने लगभग 18 साल अपने जो जीवन था उसके आखिरी 18 साल वहाँ पर व्यतीत करे थे। इस वजह से यहाँ पर एक कॉरिडोर इंपॉर्टेंट रहता है। इसके बारे में आपको एक आइडिया रखना है। इसको आप लोग एक बार इमेज में भी देख लो ताकि आप लोग चीज़ों को अच्छे से क्लियर कर पाओ। जैसे आप लोगों को ये इंडिया का मैप दिख रहा होगा नीचे की साइड, ये ऊपर वाले हिस्से की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पर आप देख पाओगे ये हो गया इधर पाकिस्तान और इधर हो गया इंडिया। अब बीच में यहाँ पर आपको रावी रिवर देखने को मिलेगी। यहाँ पर रावी रिवर आती है, ये इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर हो गया। तो बस इस बॉर्डर से पाकिस्तान के अंदर ये करतारपुर गुरुद्वारा तक ये आपको कॉरिडोर देखने को मिलेगा, ठीक है। इधर आपको डेरा बाबा नानक देखने को मिलेगा, उधर करतारपुर गुरुद्वारा देखने को मिलेगा। इस कॉरिडोर को हम लोग बोलते हैं करतारपुर कॉरिडोर। इसको बंद कर दिया गया था, नाउ इसको वापस से खोलने की चर्चा की गई है। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका है। आगे यहाँ पर एक आर्टिकल है, एक पर्सनैलिटी के बारे में चर्चा हो रही है। यहाँ पर इनकी डेथ हो चुकी है। अब ये आर्टिकल वनडे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर मतलब यूपीएससी में नहीं पूछा जाएगा डेफिनेटली, लेकिन वनडे एग्जाम में यहाँ पर पूछा जा सकता है। तो उसके बारे में आप लोग एक आइडिया रख सकते हो। एक हिस्टोरियन है बाबा साहब पुरांदारे, ठीक है। अभी इनकी डेथ हुई है। लगभग यहाँ पर इनकी एज 99 के आसपास थी। मंडे में यहाँ पर ये गुजर गए हैं, तो उसी के लेकर ये चर्चा की गई। उसके बाद यहाँ पर बोला जाता है कि अभी क्या हुआ कि इन सफ़र कर रहे थे बीमारी से, खासकर निमोनिया से सफ़र कर रहे थे, उस वजह से यहाँ पर इनकी जान गई है, ऐसा यहाँ पर बताया गया। तो आप इनका नाम ध्यान रख सकते हो, खासकर जो कि आप लोग यहाँ पर मतलब कि डायरेक्टली वनडे एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे, उसके बाद पेज नंबर 9 पर आएंगे। नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पर बात करता है कि अभी क्या करा गया है, जो क्वारंटीन को लेकर काफ़ी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लगे हुए थे, उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को हटाया गया। अभी क्या है, भारत ने क्या कर रखा था, बहुत सारे ट्रैवलर्स के ऊपर बहुत सारे नॉर्म्स लगा रखे थे कि भाई ट्रैवलिंग नहीं हो पाएगी, या फिर अगर होगी तो फिर ये आपको फॉलो करना पड़ेगा। नाउ अब यहाँ पर उनको हटाया गया है। अब ट्रैवलिंग काफ़ी ईजी होने वाली है। लगभग 99 कंट्रीज़ के साथ जो ट्रैवलर्स हैं वो यहाँ पर भारत में ट्रैवल करेंगे। और अब यहाँ पर आप कह सकते हो इन रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया गया है। ज़्यादातर जो पैसेंजर हैं वो यूएस के होंगे, ब्रिटेन के, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, बांग्लादेश, फिनलैंड, क्रोशिया, इन सभी कंट्रीज़ का ज़्यादातर आपको ये पैसेंजर्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, जो कि इंडिया आएंगे। उसके बाद यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज़ बताई गई। देखो यहाँ पर लास्ट में आपको एक चीज़ चाहिए तो होगी डेफिनेटली, और वो चीज़ चाहिए होगी जो भी ट्रैवलर, जो भी यहाँ पर लोग आ रहे हैं विदेश से हमारे कंट्री में, ठीक है, उनके लिए यहाँ पर चाहिए हम लोग को उनका 72 घंटे पहले हुआ हुआ RT-PCR का टेस्ट, ठीक है। RT-PCR की टेस्टिंग होनी चाहिए, जिसको हम लोग रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमराइज चेन रिएक्शन इसकी फुल फॉर्म होती है। ये रिपोर्ट चाहिए इसकी, और रिपोर्ट नेगेटिव होनी चाहिए, ठीक है। ये यहाँ पर बोला गया है। बाकी यहाँ पर कोई भी क्वारंटीन वगैरह किया नहीं जाएगा, और उनको जो भी व्यक्ति आ रहा है उसको वैक्सीन लगी हुई होनी चाहिए। ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है। तो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके बारे में आप लोगों को एक आइडिया रखना ज़रूर है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट आर्टिकल पर, और एक छोटा सा आर्टिकल है। झांसी के अंदर एक इवेंट हुआ, और उस इवेंट में क्या है, हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है एक तरीके से हैंडओवर करेंगे इंडिजीनियस जो हमारे लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स हैं वो उनको, जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स है ये दिए जाएंगे किनको, हमारे इंडियन एयरफोर्स को। सॉरी, यहाँ पर झांसी के अंदर इवेंट होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर लगभग इस सप्ताह बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी लगभग यहाँ पर आप कह सकते हो ये लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स को इंडियन एयरफोर्स को सौंप देंगे। ये हेलीकॉप्टर्स दिए जाएंगे, प्लस बहुत सारे जो ड्रोन्स हैं उनको भी दिया जाएगा आर्मी को, ठीक है। आर्मी को ड्रोन्स दिए जाएंगे, इंडियन एयरफोर्स को ये हेलीकॉप्टर्स दिए जाएंगे। उसके बाद कुछ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट हैं, ठीक है, वो सूट प्रोवाइड किया जाएंगे नेवीज़ को, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रख सकते हो कि अलग अलग जो भी हमारे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, सभी को कुछ ना कुछ यहाँ पर प्रोवाइड करवाने की बातचीत की गई है, ठीक है। ये आप लोग को ध्यान रखना है। तो ये सब यहाँ पर एक इवेंट हुआ था झांसी के अंदर, ठीक है, मंडे में, ठीक है, इवेंट हुआ था। उसमें डिस्कशन किया गया कि अगले सप्ताह हम लोग ये प्रोवाइड करवाएंगे। ये आप लोग को ध्यान रखना है, इसके बारे में एक छोटा सा आइडिया रख सकते हो। बाकी इसमें कुछ ऐसी खास चीज़ें नहीं है जो एग्जाम में पूछी जा सके, ठीक है। हाँ, ऐसी कोई खास चीज़ें नहीं है, बस खाली यहाँ पर यही आप लोग एक आइडिया रख सकते हो। आगे बढ़ेंगे अगले आर्टिकल पर। ये कुछ छोटे छोटे आर्टिकल हैं, यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर इसमें भी पूरा पूरा आर्टिकल पढ़ने लगे ना तो टाइम वेस्ट अलग होगा।
यहाँ पर एक आर्टिकल है जहाँ पे चर्चा की गई है, हमारे प्राइम मिनिस्टर आज उद्घाटन करने वाले हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का। तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो चुका है और ये एक्सप्रेसवे लगभग 341 किलोमीटर का है। 6 लेन का ये एक्सप्रेसवे बनाया गया है जो कि कनेक्ट करेगा लखनऊ को और हमारे स्टेट से, मतलब कि आप कह सकते हो उत्तर प्रदेश को, उसके साथ साथ ये कनेक्ट करेगा जो हमारी लखनऊ वाला एरिया है उससे, जो ईस्टर्न रीजन से हमारे राज्य के उनको कनेक्ट करने वाला है, ऐसा यहाँ पर बताया गया। ठीक है, अब क्या है कि वो इसमें इस आर्टिकल में फिर चर्चा की गई, बहुत सारे जो अपोजिशन पार्टी हैं वो निकल कर आई। अपोजिशन पार्टी कह रही है अब इलेक्शन आ रहे हैं तो इस वजह से ये सारे काम किए जा रहे हैं। ठीक है, जो भी यहाँ पर चल रहा है वो हमारे काम का नहीं है। पॉलिटिक्स की जो भी डिस्प्यूट है वो आपको नहीं देखना, सिर्फ देख लेना ये कि जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है ये कहाँ पर है, यूपी के अंदर यहाँ पर है। ठीक है, एक आइडिया इसके बारे में रख सकते हो। उसके बाद ये आर्टिकल आने वाले टाइम पर चर्चा में डेफिनेटली आएगा, तो इसको हम लोग तभी डिस्कस करेंगे। अभी क्या है, मतलब अभी मैं आपको बता देता हूँ। देखो आर्टिकल में क्या बोला गया है, जो क्रिप्टो करेंसी होती है, अभी हमने एक आर्टिकल मतलब एक आर्टिकल रीड किया था कुछ दिनों पहले, जहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दिया। प्राइम मिनिस्टर ने एक मीटिंग भी रखी थी। इन्होंने बोला कि आज के टाइम पर जो क्रिप्टो करेंसी है उसका एडवर्टीजमेंट बहुत हो रहा है और उस एडवर्टीजमेंट से जो लोग हैं, जो एक तरीके से यूथ है, जवान लोग, वो इन्फ्लुएंस होकर क्रिप्टो करेंसी में भरपूर पैसा लगा रहे हैं और क्रिप्टो करेंसी के ऊपर कोई भी रेगुलेटरी बॉडी है नहीं, तो ये अपने अंदर कंसर्न वाली बात है। दूसरी चीज़, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि क्रिप्टो करेंसी आज के टाइम पर एक कंसर्न पैदा कर सकती है, चिंता पैदा कर सकती है। कैसे? ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट किया जा सकता है। दूसरी चीज़, यहाँ पर जो आतंकवाद है उसको पैसा यहाँ पर प्रोवाइड करवाया जा सकता है, डायरेक्ट फाइनेंसिंग देखने को मिल सकती है। तो इस वजह से क्रिप्टो करेंसी के ऊपर यहाँ पर थोड़ा बहुत रोक लगनी चाहिए, ये यहाँ पर फोकस रखा गया था। तो यहाँ पर आप देख पाओगे कुछ स्टेक होल्डर्स हैं, उनका भी मेन मकसद यह है कि क्रिप्टो करेंसी, जो क्रिप्टो मार्केट है बेसिकली, उसको रेगुलेट किया जाना चाहिए, यहाँ पर फोकस रखा गया है। तो क्रिप्टो करेंसी होती क्या है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इस आर्टिकल में कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है जो हमसे पूछी जा सके। क्रिप्टो करेंसी यानी कि आप देख पाओगे इसको हम लोग डिजिटल मनी भी बोलते हैं। एक तरीके से एक डिजिटल मनी है जिसका यूज़ आप लोग कर सकते हो और यहाँ पर क्या आप इसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, इसकी वैल्यू भी ऊपर नीचे होती रहती है। आज के टाइम पर क्रिप्टो करेंसी अलग अलग नाम से, मतलब अलग अलग प्रकार की होती है, जैसे कि बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, ठीक है, लाइट कॉइन हो गया। उसी प्रकार से ये अलग अलग क्रिप्टो करेंसीज आज के टाइम पर आती हैं। नाउ ये क्रिप्टो करेंसी बनती कैसे है, तो बनाने के पीछे एक माइनिंग होती है, कंप्यूटर्स रखे जाते हैं, कंप्यूटर्स में कुछ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, लगातार कंप्यूटर चलने चाहिए, उसके अंदर प्रोग्रामिंग की जाती है। उसके प्रोग्राम के बाद कुछ टाइम बाद, मतलब काफ़ी हद तक लगातार कंप्यूटर्स के प्रोग्रामिंग के थ्रू उसके बाद एक बिटकॉइन निकल कर आता है, तो इसकी माइनिंग की जाती है। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर उसके बाद यहाँ पर इनका ट्रेड वगैरह किया जाता है। ये माइनिंग के बारे में मैंने आप लोगों को क्रिप्टो करेंसी के बारे में बता दिया है। तो क्रिप्टो करेंसी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको एक कॉइन मिल जाएगा या फिर आपको कोई फिजिकल कैश मिलेगा। कोई फिजिकल कैश वगैरह नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है। पता नहीं यहाँ पर इसको कौन रेगुलेट कर रहा है, कौन रेगुलेट नहीं कर रहा है, ये कोई भी हमारे पास इसको लेकर इन्फॉर्मेशन नहीं है। रेगुलेट का मतलब यह है, जैसे भारत के अंदर बहुत सारे बैंक्स होते हैं, कमर्शियल बैंक हो गया, SBI, HDFC, सारे बैंक्स हो गए, इनको रेगुलेट करने के लिए एक बॉडी बनी हुई है, वो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। उसी प्रकार से सभी कंट्री के अंदर इसी प्रकार से बॉडीज ये देखने को मिलती हैं जो कि रेगुलेट करती हैं, लेकिन यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी के ऊपर कोई भी रेगुलेशन अथॉरिटी है नहीं। ठीक है, आज रहे कल ना रहे, यहाँ पर कुछ पता नहीं है। इस वजह से यहाँ पर इसके ऊपर फोकस रखने से थोड़ा बहुत हट रहे हैं सभी लोग, ये यहाँ पर फोकस रखा गया। आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पर बात करता है कि जो अर्बन फैक्टर है वो ज़्यादा एक तरीके से मतलब कि ज़्यादा एक तरीके से कॉज करते हैं पोल्यूशन को। मतलब क्या, इसका हम थोड़ा सा समझेंगे। इस आर्टिकल में हमारी केंद्र सरकार ने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कैट इज़ आउट ऑफ द बैग। अब इसका मतलब क्या है कि जो पोल्यूशन है ना, बेसिकली हम लोग बार बार बोलते हैं कि जो फार्मर्स हैं, किसान भाई हैं, इन्होंने स्टबल बर्निंग करके पोल्यूशन किया है, तो क्या सारा पोल्यूशन उन्होंने कर दिया? ये 10% भी पोल्यूशन नहीं कर रहे हैं। बाकी सारा जो पोल्यूशन निकल रहा है, बाकी सारा जो प्रदूषण हो रहा है, वो कैसे हो रहा है? वो सब अर्बन फैक्टर से हो रहा है। जो व्हीकल्स चल रहे हैं, इंडस्ट्रीज चल रही है, वहाँ से भी तो पोल्यूशन हो रहा है ना। आप लोग बार बार यहाँ पर फार्मर्स को ऊपर ये सारी चीज़ें डाल देते हो। हमने बहुत सारे आर्टिकल्स डिस्कस करे हैं जहाँ पर पूरी तरह से ऐसा लगता है जैसे कि 100% पोल्यूशन फार्मर्स ही करता है। ऐसा हमने बहुत सारे एडिटोरियल्स भी देखे हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर फोकस रखा गया है कि लगभग जो आप देख पाओगे, जो कुछ फार्मर्स हैं, पंजाब के हो गए, हरियाणा के हो गए, यूपी के हो गए, ये लोग कंट्रीब्यूट करते हैं लगभग 10% के आसपास का एयर पॉल्यूशन। बाकी 90% एयर पॉल्यूशन कौन कर रहा है? बाकी जो इंडस्ट्रीज चल रही हैं, व्हीकल्स चल रहे हैं, सभी लोग जिम्मेदार हैं इसके लिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर फार्मर्स को ही डायरेक्टली ब्लेम किया जाए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर मंडे में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। ठीक है, और बोला है कि देखो जो अर्बन फैक्टर है वो आज के टाइम पर यहाँ पर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ चल रही है, इंडस्ट्रीज़ हैं, वेहिकुलर एग्जॉस्ट हो रहा है, मतलब व्हीकल चल रहे हैं, उसमें से पोल्यूशन निकल रहा है।
ठीक है, रोड में काफ़ी सारा डस्ट है, ये मेजर कॉज है पोल्यूशन का दिल्ली के अंदर, ना कि फार्मर स्टबल बर्निंग, ये यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। प्लस यहाँ पर आप देख पाओगे ये चीज़ें सपोर्ट करी गई हैं सभी के थ्रू, जो सेंटर है उन्होंने भी यहाँ पर सपोर्ट किया है कि जो स्टबल बर्निंग है वो बहुत सारे एरिया से, बहुत हरियाणा उत्तर प्रदेश वाले एरिया से लगभग 10% तक ही होता है, बाकी और जो पोल्यूशन हो रहा है वो सब यहाँ पर इंडस्ट्री का है, ऐसा यहाँ पर बताया गया। तो आर्टिकल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ स्टेटमेंट वाइज यहाँ पर खेल हो रहा है, स्टेटमेंट खेला जा रहा है। तो ये स्टेटमेंट पे कभी डिटेल में जाना नहीं होता है, आपको बस खाली एक आइडिया रखना होता है। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल में चर्चा की गई है, जो ICMR है उन्होंने क्वेश्चन उठाया है, एक मूड क्या है, एक क्वेश्चन ये उठाया है कि देखो आज के टाइम पर जैसे हम लोग पशुपालन करते हैं, कैटल रेयरिंग करते हैं, तो उसमें बहुत सारे पुराने ज़माने के मेथड इस्तेमाल होते हैं, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेस, बहुत सारे टॉक्सिक गैसेस निकलती हैं, जहरीली गैसेस निकलती हैं, जो कि एनवायरमेंट के लिए खतरा है। तो उसके अंदर एक बदलाव होना चाहिए। प्लस आज के टाइम पर कोयले से हमें शिफ्ट होना है, क्योंकि कोयले से भी सबसे ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है। तो इन दो चीज़ों को लेकर यहाँ पर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने अपना स्टेटमेंट दिया है। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। तो इन्होंने बोला देखो, सबसे पहली बात कोयले की बातचीत करी गई है, तो कोयले को लेकर तो डिस्कशन हो ही चुका है। अभी हमने देखा ग्लासगो के अंदर COP26 का समिट हुआ, वहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज़ ने डिस्कशन किया। प्लस भारत ने भी फोकस रखा है कि हम लोग 2070 तक कार्बन न्यूट्रलिटी की तरफ बढ़ेंगे और जो पोल्यूशन उसको कम से कम करेंगे। तो यहाँ पर ICMR बोलता यही है कि कोयले का इस्तेमाल कम करके आपको रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल ज़्यादा करना होगा, सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करो, विंड एनर्जी का इस्तेमाल करो। वही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो कि आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो और आपको यहाँ पर मालूम है। दूसरा एक टिपिकल कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पर ये बोला गया कि आज के टाइम पर लगभग 46% तक जितने भी एग्रीकल्चरल एमिशन है इंडिया के अंदर, वो ज़्यादातर कैसे हो रहा है, पशुपालन की वजह से हो रहा है। ठीक है, आज के टाइम पर ना हम लोग बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल मेथड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, एनिमल हस्बेंड्री के अंदर बहुत पुराने ज़माने के मेथड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से पोल्यूशन बहुत हो जाता है। तो हमें क्या करना होगा, इन मेथड्स को बदलना होगा। आज के टाइम पर नई टेक्नोलॉजीज़ को एडॉप्ट करना होगा। नई टेक्नोलॉजीज से हम लोग एनिमल ब्रीडिंग करवा मतलब इससे एनिमल ब्रीडिंग इंप्रूव हो सकती है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव हो सकती हैं। हम लोग अच्छे से एनिमल्स को खाना खिला सकते हैं, अच्छे से एनिमल्स का पशुपालन कर सकते हैं। लेकिन जो पुराने ज़माने के मेथड हैं, जिससे पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा होता है, उसको हमें बदलना होगा, नए मेथड्स को अडॉप्ट करना होगा, ऐसा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च बोलता है। क्योंकि इससे क्या होगा, एनवायरमेंट का जो पोल्यूशन है वो थोड़ा सा कम होगा। अदरवाइज अगर एनवायरमेंट का पोल्यूशन बढ़ता रहेगा तो इससे क्या क्या कंसर्न होंगे, आप लोगों को पता ही है। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। कोयले के बारे में मैंने आपको बता रखा है, कोल के बारे में मैंने आपको कल ही डिटेल में बताया था, और यहाँ पर जो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोग को आज भी प्रोवाइड करवा दिया है, एक बार इसको आप लोग रिव्यू कर सकते हो। डिटेल में जाएंगे तो फिर टाइम वेस्ट होने वाला है अपना, और कुछ नहीं है। उसके बाद आते हैं पेज नंबर 11 के ऊपर, दैट इज वर्ल्ड सेक्शन। देखेंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है। तो आज यहाँ पर लगभग ट्यूसडे में मीटिंग होगी US प्रेसिडेंट जो बाइडन और चाइना के शी जिनपिंग के साथ में। तो अभी यहाँ पर मीटिंग होगी, उसके बाद क्या डिस्कशन निकल कर आता है, क्या निचोड़ निकल कर आता है, वो डिस्कस हम लोग डायरेक्टली करेंगे। अभी इस आर्टिकल को मत पढ़ना, ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूजन पैदा करेगा, अभी इस आर्टिकल को मत पढ़ना। एक आर्टिकल ये वाला है, इसको हम समझेंगे। आपको मालूम होगा कल मैंने आप लोगों को समझाया था, परसों मैंने आप लोगों को समझाया था, 2 दिन से लगातार पढ़ रहे हैं बेलारूस और पोलैंड के डिस्प्यूट के बारे में। अभी मैं आपको थोड़ा सा मैप में दिखाता हूँ, उसके बाद आपको थोड़ा सा चीज़ें क्रिस्टल क्लियर होती हुई नजर आएंगी। कोयले के बारे में मैंने सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दिया, ये मैंने आपको अभी दिखाया। अभी एक मैप देखते हैं, ठीक है। अब जब आप वर्ल्ड मैप में जाओगे ना, तो वर्ल्ड मैप में इधर की साइड आप देख पाओगे, ऊपर रशिया है, ठीक है, रशिया के बराबर में बेलारूस है, बेलारूस के बराबर में पोलैंड है, और उसके बाद यहाँ पर बेलारूस और पोलैंड के बीच में एक बॉर्डर है। इस बॉर्डर के इधर से यहाँ पर क्या होता है, ये यूरोपियन यूनियन स्टार्ट हो जाता है, ये यूरोप स्टार्ट हो जाता है ना। तो आज के टाइम पर जो ये बेलारूस वाला एरिया है, इसका जो ये बॉर्डर है, इधर बहुत सारे जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, बहुत सारे रेफ्यूजी हैं, शरणार्थी हैं, वो खड़े हैं, इस बॉर्डर को तोड़ रहे हैं, ठीक है। और इधर पोलैंड ने बहुत सारी अपनी फोर्सेस को लगा दिया है, हजारों की कगार में बहुत सारे पुलिस वाले, बहुत सारी फोर्सेस अपनी यहाँ पर खड़ी कर दी हैं, ताकि यहाँ पर इस हिंसा को रोक सकें, ठीक है। अब क्या है ना, यहाँ पर जो ये माइग्रेंट वर्कर्स हैं, ये लोग तोड़ कर चाहते हैं कि यूरोप के अंदर इनको एंट्री मिले, ठीक है, यूरोप के अंदर यहाँ पर ये रह सके, यूरोप के अंदर इनको रेफ्यूजी का स्टेटस मिले। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन ये होगा कि ये लोग आए कहाँ से हैं। तो ये लोग आए हैं नीचे वाली कंट्री से, जैसे कि सीरिया के अंदर हो गया, उसके बाद अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, इन कंट्रीज़ के अंदर काफ़ी सारे वॉर्स वगैरह चलते हैं, इन कंट्रीज़ के अंदर अनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से ये लोग निकल कर आए हैं। अब आप कहोगे ये लोग नीचे वाले एरिया से ये ऊपर कैसे आ गए, तो इसके पीछे का रीज़न है रशिया, ठीक है। रशिया और बेलारूस अपने आप में बहुत पक्के दोस्त हैं। इनफैक्ट बहुत सारी रिपोर्ट्स बताती हैं कि बेलारूस आने वाले टाइम पर रशिया के साथ मिल जाएगा, ठीक है। रशिया के अंदर जो आज के टाइम पर लीडर है वो है अलेक्जेंडर लुकाशेंको, और रशिया के जो आज के टाइम पर प्रेसिडेंट है वो व्लादिमीर पुतिन। आपको मालूम होगा लुकाशेंको और व्लादिमीर पुतिन के रिलेशन बहुत 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 स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स हैं इन दोनों के,
ठीक है। फिर उसका ध्यान रखना है, रशिया ने क्या करा, इन नीचे वाले जो माइग्रेंट्स हैं इनको उठाया और रशिया से यहाँ पर भेजा बेलारूस में, और बेलारूस की सरकार ने बोला जाओ भाई बॉर्डर पे जाओ, बॉर्डर को तोड़ो और उसके बाद यहाँ पर एंट्री लो यूरोप के अंदर। अच्छा, ऐसा ये लोग कर क्यों रहे हैं? उसके पीछे का रीज़न है कि अब इनका इंटेंशन ये है ना, खासकर व्लादिमीर पुतिन का, प्लस इन लोग का इंटेंशन ये है कि यूरोपियन यूनियन को भी तोड़ा जाए। ठीक है, यूरोपियन यूनियन को तोड़ा जाए तो मेन फोकस यहाँ पर ये रहता है, तो ये आप लोगों को इसके बारे में ध्यान रखना है। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, इसके आई होप आपको क्लियर हो ही गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर, लेकिन उससे पहले इस आर्टिकल में क्या बातचीत की गई है, इस आर्टिकल में यही बताया गया, इस डिस्प्यूट के बारे में समझाया गया। आप देख पाओगे बॉर्डर पर ये किस प्रकार से लोग खड़े हुए हैं, लेकिन अब आपको समझना यह है कि इसको रोकने के लिए बोला गया कि अगर बेलारूस इसको रोकता नहीं है तो बेलारूस के ऊपर सैंक्शंस लगाए जाएंगे, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। आज के टाइम पर इस बॉर्डर के ऊपर 15,000 सोल्जर्स खड़े पड़े हैं, प्लस 4,000 से ज़्यादा माइग्रेंट वर्कर्स खड़े पड़े हैं, ठीक है, जिनके बीच में डिस्प्यूट कभी भी क्रिएट हो सकता है। तो जो यूरोपियन यूनियन है, लगभग यूरोपियन यूनियन के अंदर 27 कंट्री हैं, आपको मालूम होगा, इन्होंने ऑलरेडी बहुत सारे सैंक्शंस इम्पोज कर दिए हैं बेलारूस के ऊपर, और आने वाले टाइम पर और भी बहुत सारे सैंक्शंस इम्पोज किए जाएंगे, और भी जो बहुत सारा ट्रेड वगैरह है उसके ऊपर भी रोक लगाई जाएंगी अगर बेलारूस यहाँ पर इसको नहीं रोकता है तो, क्योंकि ये बेलारूस के हाथ में है। बेलारूस चाहे तो यहाँ पर इन माइग्रेंट वर्कर्स को रोक सकता है, लेकिन इन्होंने क्या है, खुद भेज रखे हैं। तो इस वजह से यहाँ पर इस आर्टिकल के अंदर ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल पर। आज का नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पर ये देखने को मिलेगा, बात करी गई है, ईरान ने इनवाइट किया है यूएन के न्यूक्लियर बॉडी चीफ को। देखो, यूएन का एक न्यूक्लियर बॉडी है जिसको हम लोग बोलते हैं IAEA, दैट इज इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ठीक है। इसके न्यूक्लियर चीफ को ईरान ने खुद बुलाया अपने कंट्री के अंदर, ताकि डिस्कशन कर सकें न्यूक्लियर डील को लेकर। अभी आपको मालूम होना चाहिए कि 29 नवंबर को बातचीत होगी वीना के अंदर। वीना के अंदर बातचीत होने वाली है, एक न्यूक्लियर डील वापस से रिवाइव होती हुई नजर आएगी, और ईरान के ऊपर से सैंक्शंस हटते हुए नजर आएंगे। ईरान के ऊपर सैंक्शन हटेंगे तो भारत को भी काफ़ी फायदा होगा, वो सब आने वाली बात है, उसको आने वाले टाइम पर डिस्कस करेंगे। बट अभी आर्टिकल में यहाँ पर इतनी ही बात की गई है। इस आर्टिकल में भी कुछ खास इंपॉर्टेंट बात नहीं है जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो, लेकिन एग्जाम के पर्सपेक्टिव से एक बॉडी इंपॉर्टेंट थी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। तो इसके बारे में मैं आप लोग को बता देता हूँ। एक मतलब कि इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते रहते हैं। आर्टिकल GS पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके सिलेबस के अंदर इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन करके एक टॉपिक दे रखा है, तो आपको सारे इंस्टीट्यूशंस पढ़ने ही पढ़ने होंगे। तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बारे में बात करें तो ये दुनिया की, ये वर्ल्ड एटम फॉर पीस एंड डेवलपमेंट को लेकर यहाँ पर बातचीत करता है, यानी कि जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है उसका सही से इस्तेमाल हो, उसको यहाँ पर देखता है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी को बनाया गया था 1957 में, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद ताकि हम लोग न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल कर सकें, ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो यहाँ पर इसका गलत इस्तेमाल होता है, न्यूक्लियर वेपन्स में इस्तेमाल होता है, तो उससे बचा जा सके, इस वजह से इस बॉडी को बनाया गया है। इस बॉडी का हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया के वीना वाले एरिया में है, ध्यान रखना। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है उसका एक सेफ यूज़ हो, एक सेफ के साथ साथ सिक्योर यूज़ हो, सिक्योर के साथ साथ एक पीसफुल यूज़ रहना हो। ऐसा नहीं हो कि गलत तरीके से, मतलब गलत पर्पज़ के लिए हम लोग इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, ठीक है। और उसके बाद जो ये वाली बॉडी है इसको 2005 में नोबेल पीस प्राइज़ भी मिला था, क्योंकि यहाँ पर ये वर्ल्ड को शांति बनाने में यहाँ पर काम करती है। उसके बाद इसका मेन फंक्शन मैंने आपको बता ही दिया, मेन फंक्शन क्या है, जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है उसको यहाँ पर सही से यूज़ करवाने का ये काम करती है। इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, कुछ यहाँ पर ज़्यादा खास चीज़ें हैं नहीं। आगे बढ़ेंगे, पेज नंबर 12 पर आएंगे, दैट इज बिजनेस सेक्शन। यहाँ पर एक आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा, इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। बात की गई है जो WPI इन्फ्लेशन है, जिसको हम लोग बोलते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है। अब जो ये होलसेल प्राइस इंडेक्स है बेसिकली ये बढ़ता हुआ नजर आया है 12.5% तक, और बोला क्या, लगभग पिछले 6-7 महीने से लगातार आप देख पाओगे ये हमारा बढ़ता ही जा रहा है। जो महंगाई है वो बढ़ती हुई जा रही है। जब भी हम लोग महंगाई को, इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, प्राइस इन द राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि जो भी आपके गुड्स एंड सर्विसेज है उनके दाम बढ़ जाना, उसको हम लोग इन्फ्लेशन बोलते हैं। और आज के टाइम पर जो ये इन्फ्लेशन है इसको हम लोग मापते हैं दो तरीके से, एक होता है WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स, और दूसरे यूज़ करते हैं हम लोग मेजर करने के लिए CPI, जिसको हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसके बारे में ध्यान रखना है, ठीक है। जो होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है यहाँ पर उसके बारे में चर्चा की गई है। जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है वो अभी हमने देखा अक्टूबर के महीने का 12.5% रहा है, और लगभग पिछले 5 महीने में सबसे ज़्यादा अब की बार रहा है। अब ये होलसेल प्राइस इंडेक्स होता क्या है तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखो, इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है, होलसेल प्राइस इंडेक्स को हम लोग मेजर करते हैं। क्या मेजर करते हैं? प्राइसेस को मेजर करते होंगे डेफिनेटली, कि प्राइस बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, इन्फ्लेशन में ये तो मेजर करेंगे। लेकिन होलसेल, आप नाम से समझ में आ रहा होगा, होलसेल का मतलब इकट्ठा लेना, बल्क में।
जब हम लोग गुड्स को बल्क में बेचते हैं या फिर बल्क में व्यापार होता है, ठीक है, इकट्ठा भरपूर यहाँ पर व्यापार होता है बल्क में, तो उसके जो प्राइसेस बढ़ते हैं या घटते हैं उसको हम लोग बोलते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो आपको ध्यान रखना है, मतलब उसको होलसेल प्राइस बोलते हैं, उसी को लेकर यहाँ पर इसको मेजर किया जाता है। तो अभी यहाँ पर थोक वाले सामान की बातचीत हो रही है। जब हम लोग सामान को थोक में खरीदते हैं ना, तो उसके प्राइसेस भी बढ़ते हुए नजर आएंगे, ये यहाँ पर बताया गया। अब ये जो होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है, इसको पब्लिश करने के लिए एक बॉडी है हमारे पास, एक खासकर ऑफिस है, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में आते हैं। आपको ये चीज़ नोट डाउन कर लेनी है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद जो WPI है, होलसेल प्राइस इंडेक्स का ना एक बेस ईयर है। बेस ईयर क्या है, 2004-05 था। अब यहाँ पर इसको 2011-12 कर दिया गया है। 2011-12 एक बेस ईयर है। 2011-12 से हम लोग कंपेयर करते हैं हर बार कि अब की बार महंगाई क्या है और 2011-12 से क्या महंगाई आज के टाइम पर देखने को मिल रही है, ठीक है। तो आप लोग को ध्यान रखना है। देखो, जो ज़्यादातर इसकी चर्चा होती है, ज़्यादातर निंदा होती है इस इंडेक्स की, वो ये होती है, यहाँ पर जो जनरल पब्लिक है वो यहाँ पर व्यापार मतलब होलसेल में थोक में तो सामान खरीदती नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे जो शॉपर्स होते हैं, वो लोग होते हैं, वो सब यहाँ पे थोक में सामान खरीदते हैं। तो थोक के सामान के प्राइसेस बढ़ जाना, उसको हम लोग बोलते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो थोक के सामान का यहाँ पर इन्फ्लेशन काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है, ये स्टेटमेंट इस आर्टिकल के अंदर देखने को मिलेगा। उसके बाद जो अगला आर्टिकल है इंडियन कॉफ़ी को लेकर है, इसको मैंने पहले डिस्कस कर लिया था, अभी यहाँ पर आपको मालूम होगा, ठीक है, कॉफ़ी के प्रोडक्शन को लेकर। इस वजह से मैंने इसको पहले चर्चा किया क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल था। देन उसका स्पोर्ट्स सेक्शन है, स्पोर्ट्स सेक्शन में कोई भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, बार बार वही चर्चा की गई। अभी T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया जीता है। अब डायरेक्टली चलते हैं हम लोग अपने एडिटोरियल्स पर, देखेंगे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स को। एडिटोरियल पर पहला आर्टिकल बात करता है यहाँ पर CBI और ED के। अभी यहाँ पर जो चीफ होते हैं, इनका टेन्योर 2 साल का होता है, उसको बढ़ाकर 5 साल का किया गया। डिस्कस करेंगे। पेगासस के बारे में चर्चा की गई है। अभी सुप्रीम कोर्ट के थ्रू क्या किया गया है, यहाँ पर पेगासस को लेकर एक कमेटी को बनाने की बातचीत की गई है। वो कमेटी क्या है, प्लस यहाँ पर इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पेगासस स्पाईवेयर क्या है, इसके बारे में आपको छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन दूंगा। आज का एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, एक यूनिक आर्टिकल है। 2 ऑथर ने मिलकर यहाँ पर इस आर्टिकल को लिखा है कि जो चमगादड़ होता है, देखो इसको हम लोग इसके बुरे काम से जानते हैं कि बहुत ज़्यादा वायरस को फैलाता है, बहुत सारे वायरस को लेकर अपने साथ में चलता है, लेकिन इसका कुछ फ़ायदा भी है। एनवायरमेंट को, एग्रीकल्चर को काफ़ी सारे फ़ायदे ये देता है। वो क्या देता है, आगे हम इसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं इस एडिटोरियल में। आज का एडिटोरियल ये है, एक यूनिक सा एडिटोरियल है, ठीक है। बहुत समय बाद ऐसे एडिटोरियल आते हैं, तो इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक आर्टिकल ये भी आज का बहुत इंपॉर्टेंट है, यूरोपियन यूनियन का जो रोल है वो इंडो पैसिफिक वाले के अंदर क्या रोल देखने को मिलेगा, इसके बारे में चर्चा की जाएगी। डीमोनेटाइजेशन पॉलिसी हमारी फेल मार गई है, इसके बारे में चर्चा की गई है। मैं पहले भी यहाँ पर 3-4 बार इसके बारे में डिस्कशन कर चुका हूँ, आपको मालूम होगा। मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली, मैंने 5 नवंबर को ये आर्टिकल डिस्कस किया है कि हमने डीमोनेटाइजेशन जो पॉलिसी है वो फेल मार गई है। जो भी हमने, क्योंकि डीमोनेटाइजेशन को अभी 5 साल हो चुके हैं, ठीक है। 5 साल बाद हम पता ये लगाए कि कोई भी फ़ायदा हुआ नहीं है, ठीक है। हम लोग सारे थे डिजिटलाइजेशन ज़्यादा बढ़ जाए, तो डिजिटलाइजेशन तो बढ़ा है, लेकिन कैश का यूज़ भी ज़्यादा हुआ है, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर ऑथर ने बताई हैं। चलो एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसी वाले आर्टिकल को देख लेते हैं। यहाँ पर बात की गई है बैटिंग फॉर एन इम्पॉर्टेंट येट मिसअंडरस्टूड स्पीशी। यहाँ पर चमगादड़ को लेकर चर्चा की गई है कि आज के टाइम पर यह जो प्रजाति है एक मिसअंडरस्टूड है। इसके फ़ायदे भी हैं, हाँ नुकसान भी बहुत है। मतलब नुकसान क्या है कि एक तरीके से बहुत सारे डिजीज़ को लेकर चलता है, बहुत सारे वायरसेस को लेकर चलता है, लेकिन यहाँ पर आर्टिकल में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स को क्लियर किया गया है। सबसे पहली बात यहाँ पर बोला गया, आप इमेजिन करो कि आप लोग रात में जो यहाँ पर अपनी फार्मिंग वगैरह करके आ रहे हो, घर पे आ रहे हो, ठीक है। अब क्या है, रात के टाइम पर जो क्या है, जो हमारे चमगादड़ हैं, ये सारे जो बैट हैं, अगर आज के टाइम पर बैट की जो प्रजातियां भारत के अंदर वो 128 हैं। आपको ध्यान रखना है, भारत के अंदर 128 स्पीशी हैं चमगादड़ की, और दुनिया भर में लगभग 1200 से ज़्यादा प्रजातियां हैं चमगादड़ की, ये यहाँ पर मेंशन किया गया। अब जो ये चमगादड़ हैं, आप रात में घर गए अपने खेत से लौटकर, अब रात में चमगादड़ निकल कर आए अपने कहाँ से, बसेरा से, रूस्ट किसको बोलते हैं, जहाँ पर वो रह रहे हों, वहाँ से निकल कर आए। इसको बना लेते हैं वो पेड़ों के अंदर, गुफाओं में, ठीक है, बहुत सारे गड्ढों में यहाँ पर बनाया हुआ रहता है, ठीक है। टेम्पल्स, बिल्डिंग्स के अंदर भी बहुत सारे चमगादड़ रहते हैं। तो ये क्या होता है, रात में निकल कर आए, और निकल कर आने के बाद क्या किया इन्होंने, जो भी आपके फसल है, फसल बर्बाद नहीं करी है, फसल के अंदर जो कीटाणु वगैरह थे, इंसेक्ट्स थे, उनको मार दिया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर बैट का फ़ायदा ये है कि ये लोग एग्रीकल्चर को एक तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एक तरीके से बहुत सारे मच्छर या फिर बहुत सारे जो कीटाणु होते हैं जो एग्रीकल्चर को बर्बाद करते हैं, उन सारे कीड़ों को यहाँ पर ये ख़त्म कर सकता है चमगादड़, ये यहाँ पर बताया गया। तो चमगादड़ के अंदर अपने आप में ये एक खास बात देखने को मिलेगी, ये यहाँ पर बताया गया। प्लस एक स्टडी पब्लिश हुई थी थाईलैंड के अंदर, जिसने ये दिखाया कि आज के टाइम पर जो चमगादड़ है वो काफ़ी हद तक हमारे एग्रीकल्चर को बचाता है। लगभग चमगादड़ की एक प्रजाति 1 साल के अंदर
2900 टन का जो चावल है, इतना यहाँ पर चावल को बचाती है, इतना चावल बर्बाद होने से बचाती है। क्यों? क्योंकि इन चावल के ऊपर अगर कीड़े लग गए तो चावल खा जाएंगे, पूरा बर्बाद हो जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पर चमगादड़ उन कीड़ों को ख़त्म कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर इतने सारे चावल को बचाया जाता है। अगर हम इसकी कॉस्ट देखें तो लगभग 1.2 मिलियन डॉलर्स के आसपास की ये कॉस्ट है। अगर आप यहाँ पर लोगों को दोगे तो लगभग आप 26 साढ़े 26 हज़ार लोगों को यहाँ पर एक खाना खिला सकते हो हर साल। तो ये यहाँ पे बताया गया, इतना यहाँ पर मतलब इतना अच्छा काम है यहाँ पर चमगादड़ का, ये बताया गया। और फिर उसके बाद ये एक तरीके से एग्रीकल्चर क्रॉप के लिए फर्टिलाइज़र का काम करता है, ऐसा भी बताया गया। तो चमगादड़ के अपने आप में काफ़ी सारे फ़ायदे हैं, लेकिन अब इसको साइड में हटाते हैं। फ़ायदे वाली बात चमगादड़ की एक तरीके से फीचर्स के बारे में काफ़ी सारी बातचीत हो गई है। अब बात करते हैं दूसरी तरफ, इसका दूसरा पहलू देखेंगे। इसका रोल ना बीमारी को फैलाने में भी काफ़ी ज़्यादा है। और आज के टाइम पर जो कोरोना वायरस है, सभी लोगों को मालूम होगा, इसको लेकर ही बहुत सारी स्टडीज़ बता दी हैं कि चमगादड़ के थ्रू ही फैला है। ठीक है, अब इसकी जो निंदा है, जो क्रिटिसिज्म है, वो सबसे ज़्यादा होती है कि भाई बीमारी भी बहुत फैलाता है। आपने बता तो दिए फ़ायदे, आप ये तो देखो कोरोना वायरस जो आया, इसकी वजह से कितना ज़्यादा बर्बादी हुई, इकॉनमी बर्बाद हुई है, वो सब भी इस चमगादड़ की वजह से हुई है। लेकिन यहाँ पर फिर भी अभी आगे और चीज़ें ये बताई गई हैं, एक एक करके डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर क्या बोला गया, देखो बोला गया है ये जो बैट होते हैं, बेसिकली इन बैट के अंदर बोला जाता है कि बहुत सारे वायरस होते हैं। ये बैट खुद नेचुरल रेजर्वोयर है वायरस का। बहुत सारे यहाँ पर वायरस पाए जाते हैं, जैसे कि निपा वायरस, हेंड्रा, मारबर्ग, एबोला, कोरोना वायरस। ये सारे वायरस इसके अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं नेचुरली। तो क्या होता है, ये यहाँ पर इस वायरस को निकालता है, स्पिल करता है। अब ये स्पिल क्यों करता है वो भी आपको मैं बताऊंगा आगे, उसमें हंसी आएगी सुनकर कि ये स्पिल क्यों करता है, ऐसा भी यहाँ पर ये चीज़ें मेंशन करी गई हैं। तो यहाँ पर बोला गया कि आज के टाइम पर उड़ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल बिजनेस है भाई। ये ठीक है, चमगादड़ के लिए उड़ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल बिजनेस है। और आज के टाइम पर यहाँ पर हाँ, एक चीज़ और है, आज के टाइम पर यहाँ पर बताया गया कि इनके अंदर क्षमता है लंबा उड़ने की, प्लस उसके बाद इनका इम्यून सिस्टम काफ़ी तगड़ा है। और इनफैक्ट यहाँ पर जो ये इम्यून सिस्टम तगड़ा होने की वजह से ये काफ़ी लंबा समय तक जीता है। तो चमगादड़ की जो लाइफ होती है वो काफ़ी लंबी होती है, ये यहाँ पे बताया गया। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा कि कोविड-19 की वजह से हम लोग यहाँ पर अवेयर हो चुके हैं, हम लोग को एक इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है कि आज के टाइम पर बहुत सारे वायरस जो है ये चमगादड़ लेकर चलता है। तो चमगादड़ से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि चमगादड़ हमारे ऊपर कभी भी इस वायरस को फेंक सकता है। जैसे यहाँ पर इसने फेंका तो इससे क्या होगा, आप उस वायरस से संक्रमित हो जाओगे और फिर उसको आगे भी फैला पाओगे। ठीक है, तो अब आज के टाइम पर लोगों को सीख ये मिली है कि हम लोगों को चमगादड़ से दूर रहना चाहिए। लेकिन बात करें पिछले 100 सालों के अंदर, पिछले 100 सालों में हमने देखा है कि लगातार ह्यूमन ने कितना एनवायरनमेंट को बर्बाद किया है, पेड़ों की कटाइयाँ कितनी करी हैं, लैंडस्केप हमारा बर्बाद कर दिया, एग्रीकल्चर को बर्बाद किया है। और जैसा मैंने अभी आपको बताया, जो है चमगादड़ है ज़्यादातर पेड़ वेड़ पर यहाँ पर अपने एरिया बनाकर रहते हैं। ठीक है, अपने एरियाज़ बनाकर रहते हैं वहाँ पर। तो आपने पेड़ वगैरह को काटा है, तो इससे क्या होता है, यहाँ पर चमगादड़ काफ़ी गुस्सा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑथर ने समझाया कि जो साइंटिस्ट हैं, साइंटिस्ट का कहना ये है कि जब बैट यहाँ पर डिस्टर्ब होता है तो बैट यहाँ पर एक स्ट्रेस में आ जाता है। स्ट्रेस में आने के बाद वो क्या करता है, वो वायरस फेंकता है। ठीक है, मतलब वो वायरस को छोड़ता है। तो यहाँ पर क्या है, तो एक स्ट्रेस में आने की वजह से वो वायरस को छोड़ता है। तो इंसान को क्या करना होगा, एनवायरनमेंट को बचाना होगा, ये यहाँ पर साइंटिस्ट का कहना है, ऐसा यहाँ पर ऑथर ने मेंशन किया है, तो आप लोग देख पाओगे। प्लस उसके बाद बोला गया कि आज के टाइम पर भी हम लोग को सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चमगादड़ को लेकर पता नहीं है। ठीक है, कि क्या यहाँ पर बेसिकली कौन सा चमगादड़ कितना खतरनाक है, कितने यहाँ पर लगभग कौन सी ये वायरस लेकर चल रहा है। तो मतलब इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आज की हमारे पास है नहीं, यहाँ पर बताया गया। देन उसके बाद यहाँ पर बताया गया कि भाई देखो, एक चीज़ तो ध्यान रखना, यहाँ पर क्या है कि आप लोग अगर एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन करके रखोगे तो यहाँ पर चमगादड़ से होने वाली जितनी बीमारियाँ हैं उसके अंदर काफ़ी हद तक कमी देखने को मिलेगी। उसके बाद यहाँ पर ऑथर ने एक और बात की है, एक बोमर क्लान देखने को मिलेगा। एक बोमर क्लान है नागालैंड के अंदर, आप कह सकते हो ये कम्युनिटी है। ठीक है, मतलब एक सपोज यहाँ पर कर सकते हो कम्युनिटी है। अब क्या है, मान लो यहाँ पर ये लोग पहले अपना एक जो है त्यौहार सेलिब्रेट करते थे। ये लोग बोमर वाले लोग यहाँ पर एक त्यौहार सेलिब्रेट करते थे, लगभग बहुत सालों से यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं। यहाँ पर क्या होता है, साथ में लोग सब इकट्ठे होते हैं और इकट्ठे होने के बाद जो गुफाएं वगैरह होती है उसके अंदर आग लगाई जाती है, धुआं भरा जाता है, जैसे कि चमगादड़ बाहर आए। चमगादड़ जैसे ही बाहर आता है उनको मार के खाया जाता है। ठीक है, उनको मारा जाता है ताकि हम लोग कंजम्पशन कर सकें। अब क्या होता है, इस पूरे प्रोसेस के दौरान चमगादड़ उनको काटता भी है, प्लस उसके बाद स्क्रैच भी कर देता है। लेकिन तब भी क्या है, बोमर क्लैन के अंदर आपको कोई भी बीमारी नहीं देखने को मिलेगी। आज तक यहाँ पर कोई भी बीमारी उनके अंदर नहीं आई है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये अंडरस्टैंड करना होगा, ठीक है, कि हाँ बोमर कैसे उनका जो इम्यून सिस्टम है टू द वायरस वो कितना ज़्यादा इंटरेक्ट करता है, ये यहाँ पर बताया गया। उसके बाद जैसे मैंने आप लोगों को बताया यहाँ पर कि इंटरेक्शन कितना ज़रूरी है, ह्यूमन और बैट का इंटरफेरेंस यहाँ पर बताया गया है। लेकिन बताया गया है ये डिपेंड करता है
जो बैट है उसके स्ट्रेसिंग के ऊपर, कि वो बैट को आप कितना स्ट्रेस दे रहे हो, ठीक है, उस चमगादड़ को कितना स्ट्रेस दे रहे हो। आप ज़्यादा स्ट्रेस करोगे तो वो क्या करेगा, डेफिनेटली उस बुरे जो एक तरीके से वायरस है उसको स्पिल करेगा आपके ऊपर, ऐसा यहाँ पर ऑथर बताती हैं, ये चीज़ बताई गई। देन उसके बाद यहाँ पर बोला गया कि हम लोग यहाँ पर, हमें जैसे पता है कि आज के टाइम पर वायरस इतने सारे लेकर घूमता है ये चमगादड़, तो क्यों हम इनके साथ कोएग्जिस्ट करें, क्यों हम लोग यहाँ पर इनके साथ मिलकर रहें। तो ऐसा क्यों रहें, ऐसा यहाँ पे बताया गया। देखो, रह सकते हो बिल्कुल, आप यहाँ पर चमगादड़ के पास में रह सकते हो, लेकिन आपको दो तीन चीज़ों को मेंटेन करके चलना पड़ेगा। जैसे कि आप उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर रखो। डिस्टेंस बना के साथ साथ यहाँ पर क्या है कि आप मान लो कोई फल है जो कि चमगादड़ ने खाया हुआ है, उसको आपको नहीं खाना है, ठीक है, क्योंकि उससे भी यहाँ पर क्या होता है, अगर वो चमगादड़ को जो बैट का फ्लूइड है वो उस फल पे लग चुका है या फिर किसी चीज़ पर लग चुका है, अगर आपने वो खा लिया तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ डिजीज़ जो है वो आपको हो जाए, ऐसा यहाँ पर बताया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें बताई गई हैं। प्लस उसके बाद एक ये बात करी गई, जो एनवायरमेंट है उसको प्रोटेक्शन दो। एनवायरमेंट को लेकर जो आज के टाइम पर नुकसान किया जा रहा है उसके ऊपर रोक लगानी चाहिए। ठीक है, इससे यहाँ पर ये जो एक तरीके से कमी है, मतलब ये जो डिजीज़ हैं इसके अंदर भी कमी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, ये बताया गया। तो बताया गया भी चमगादड़ के अपने आप में, देखो चमगादड़ एक हेल्पफुल आपको ये देखने को मिलेगा, काफ़ी हद तक चीज़ों के अंदर क्रॉप लॉसेस को बचाता है। तो आपको दोनों पहलू से यहाँ पर चमगादड़ को देखना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ चमगादड़ सिर्फ बीमारियों को फैलाता है, ऐसा यहाँ पर इस एडिटोरियल के अंदर बताया गया। आई होप आपको एडिटोरियल क्लियर हो चुका है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। नेक्स्ट एडिटोरियल बात करता है यूरोपियन यूनियन का आज के टाइम पर जो रोल है वो इंडो पैसिफिक वाले रीजन के अंदर क्या रोल दिया गया, ये यहाँ पर डिस्कशन किया गया। तो आप देख पाओगे आज के टाइम पर इंडो पैसिफिक वाला रीजन जो है, मैं आपको थोड़ा सा मैप ओपन करके दिखाता हूँ। आते हैं हम लोग वर्ल्ड मैप पर। अब जो वर्ल्ड मैप पे आप यहाँ पे ये वाला एरिया देख पाओगे, इधर आपको इंडिया नज़र आ रहा है, इंडिया के नीचे इंडियन ओशन है, इधर पैसिफिक ओशन है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। इस एरिया को हम लोग बोलते हैं इंडो पैसिफिक वाला रीजन। ठीक है, यहाँ पर चाइना का एग्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। भारत इंडो पैसिफिक वाले रीजन के अंदर बहुत ज़्यादा काम करता है ताकि हम लोग चाइना को टैकल कर सकें, चाइना से लड़ सकें, क्योंकि चाइना ने काफ़ी हद तक कंसर्न अपने पैदा ही कर रखे हैं यहाँ पर। तो भारत इसके ऊपर फोकस कर रखा है। लेकिन अब क्या है, हम लोगों ने यहाँ पर फोकस रखा है कि हम लोग अपने रिलेशन दूसरी कंट्रीज़ के साथ अच्छे करेंगे, चाहे वो फ्रांस हो, ऐसी कंट्रीज़ के साथ रिलेशन अच्छे करे जाएं ताकि इनका रोल भी इंडो पैसिफिक वाले रीजन के अंदर ज़्यादा हो। तो आज के टाइम पर जो खासकर यूरोपियन यूनियन है, जो ये सर्कल बना हुआ है ना, ये यूरोपियन यूनियन वाला एरिया है, इनका रोल काफ़ी हद तक पैदा हो चुका है इंडो पैसिफिक वाले रीजन के अंदर, और होना भी चाहिए। ठीक है, और वो भारत के सपोर्ट में है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ठीक है, जो कि हम लोग चाइना को और आराम से टैकल कर पाएंगे। तो यूरोपियन यूनियन वाला एरिया ये है, जैसे मैंने आपको बताया। अब आपको यहाँ पे कंट्रीज़ के नाम नहीं लिखे हुए हैं, तो इस मैप को जूम करके नीचे की साइड दिया हुआ था। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। चलो, अभी मैं आपको आगे थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देता हूँ जो कि एडिटोरियल में यहाँ पर ऑथर के थ्रू लिखी गई है। तो ऑथर ने यहाँ पर क्या क्या लिखा है, जो इंडो पैसिफिक वाला रीजन है, देखो यहाँ पर आपको बहुत सारे इश्यूज़ देखने को मिलेंगे। चाइना का एग्रेशन देखने को मिलता है, और इसी की वजह से यूएस चाइना के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है। प्लस उसके बाद इसी रीजन को हमने प्रोटेक्ट करने के लिए, इसी रीजन में चाइना का एग्रेशन कम करने के लिए हमने एक ग्रुप बना रखा है, क्वाड ग्रुप। इस क्वाड ग्रुप के बारे में आपको मालूम होगा, इसके अंदर 4 कंट्रीज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और यूएस। ये 4 कंट्रीज मिलकर काम करती हैं, कोऑपरेट करती हैं, प्लस मालाबार नेवल एक्सरसाइज और भी बहुत सारी एक्सरसाइज को कंडक्ट करवाती हैं इंडो पैसिफिक वाले रीजन के अंदर, ताकि चाइना का एग्रेशन हम लोग कम कर सके। और इसके अंदर यूरोप का रीजन भी आज के टाइम पर देखने को मिलेगा, जैसे मैंने भी आपको मैप में दिखाया था। तो यूरोप और एशिया की जो कनेक्टिविटी है ये बहुत पुरानी है, ऐसा नहीं है कि ये नया यूरोपियन यूनियन यहाँ पर इंडो पैसिफिक वाले रीजन के ऊपर फोकस कर रहा है। तो यूरोप की जो कनेक्टिविटी है एशिया के साथ वो बहुत पुरानी है, स्ट्रॉन्गर है, मल्टी लेयर है, ऐसा बताया गया है। प्लस उसके बाद यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया कि लगभग साल 2018 से ही बहुत सारी कंट्री, जैसे कि फ्रांस हो गया, नेदरलैंड, जर्मनी, यूके, जो कि सब यूरोपियन यूनियन के अंदर है, यूके नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रांस, नेदरलैंड, जर्मनी, यूके, इन सब ने अनाउंस किया है एक पॉलिसी। और वो सब पहले जो पॉलिसी है वो बेसिकली इंडो पैसिफिक वाले रीजन के अंदर वो पॉलिसी अनाउंस करी गई है, जहाँ पर इन्होंने चाइना को टैकल किया है। ठीक है, चाइना को कोप करने के लिए, चाइना से लड़ने के लिए आप कह सकते हो कि यहाँ पर ये पॉलिसी बनाई गई है। इससे यहाँ पर जो चाइना का एग्रेशन तो काफ़ी तक देखने को मिलता है इस इंडो पैसिफिक वाले रीजन के अंदर, वो कम होता हुआ नजर आएगा। आज के टाइम पर चाइना बहुत ज़्यादा अपना एग्रेसिवनेस दिखाता है, बहुत सारे कंट्रीज़ के ऊपर कंट्रोल करना चाहता है, बहुत सारी अलग अलग यहाँ पर अपने ग्रुप चलाता है। रीजनल कॉम्प्रेहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप के बारे में चर्चा करी गई कि बहुत सारे कंट्रीज़ को यहाँ पर एक तरीके से ट्रेड वगैरह के मामले में कुछ ज़्यादा ही एक्सपोर्ट कर देता है उन कंट्रीज़ को, जिससे उन कंट्रीज़ को लॉस होने लगता है। प्लस यहाँ पर और भी बहुत सारे कंसर्न्स देखने को मिलते हैं चाइना की तरफ से। तो इन सब को टैकल करने के लिए यूरोपियन यूनियन खड़ा हुआ है, और यूरोपियन यूनियन की जो स्ट्रैटेजी है इंडो पैसिफिक को लेकर वो अलग ही है, मतलब कि पहले से ही बहुत अच्छे रिलेशंस हैं। प्लस यहाँ पर यूरोपियन यूनियन एशिया के अंदर अपनी कनेक्टिविटी को काफ़ी हद तक सपोर्ट भी करता है।
ठीक है। और वो उसके बाद ये जो यूरोपियन यूनियन की जो स्ट्रैटेजी है वो इंडो पैसिफिक के अंदर काफ़ी हद तक अच्छी देखने को मिलेगी, और इसको लेकर एक बातचीत हुई थी 16 सितंबर को, और वो सितंबर के जो बातचीत हुई थी वो आज तक यहाँ पर काफ़ी हद तक पॉपुलर भी है। आज के टाइम पर जो ब्रसल हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया, ये सब यहाँ पर काफ़ी अच्छे पार्टनर हैं जो कि बातचीत करते हैं इंडो पैसिफिक वाले एरिया को लेकर। फिर उसके बाद जो यूरोपियन यूनियन है वो यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्लेयर है आज के टाइम पर इंडियन ओशन के अंदर, प्लस आसियान एरिया के साथ काफ़ी अच्छे रिलेशन है। ठीक है। उसके बाद पैसिफिक आइलैंड स्टेट्स के साथ यहाँ पर काफ़ी अच्छे रिलेशंस हैं यूरोपियन यूनियन के, तो ये चीज़ आप लोग देख पाओगे। ठीक है। तो आज के टाइम पर क्या है, यूरोपियन यूनियन का जो एंगेजमेंट है वो जैसे जैसे इंडो पैसिफिक वाले रीजन के अंदर बढ़ेगा, आसियान कंट्रीज़ के साथ भी इंक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। देख पाओगे यहाँ पर जो आसियान कंट्रीज़ है वो ये वाली कंट्रीज़ देखने को मिलेंगी ईस्टर्न सेक्टर में। आसियान के अंदर कितनी कंट्रीज़ है तो मैं आपको एक मैप में दिखाता हूँ, ये आपको नजर आएगा। ठीक है। इसके अंदर ब्रुनेई, थाईलैंड, म्यांमार, लाओस, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, कंबोडिया, सिंगापुर, वियतनाम, और ये सारी कंट्रीज़ आपको कहाँ नजर आएंगी, वो सारी कंट्रीज़ आपको यहाँ नजर आएंगी। ठीक है। इंडोनेशिया, ब्रुनेई, वियतनाम, मलेशिया, ये सारी कंट्रीज़ यहाँ पर है। तो क्या है, यहाँ पर जो यूरोपियन यूनियन है उसका, यहाँ पर जो यूरोपियन यूनियन ये वाला एरिया है, यह मेन फोकस रखेगा यहाँ पर इस आसियान कंट्रीज़ के साथ। तो आसियान कंट्रीज़ के साथ भी रिलेशन काफ़ी अच्छे होंगे, इंडिया के साथ रिलेशन है ही, तो इस वजह से यहाँ पर जो रीजन है और पक्का हो जाएगा। तो ये यहाँ पर बताया गया कि यूरोपियन यूनियन को अपना फोकस आज के टाइम पर जैसे रख रहा है उसी प्रकार से रखना चाहिए। ठीक है। फिर उसके बाद आने वाले टाइम पर भी काफ़ी सारी प्रोग्रेस के ऊपर चर्चा की जाने वाली है। हम लोग मिलकर क्या काम करेंगे, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को डेवलप करेंगे, ऐसा डिस्कशन किया गया मीटिंग के अंदर। ट्रेड डेवलपमेंट के साथ साथ डेवलपमेंट के ऊपर काम करेंगे, मल्टीलेटरल कोऑपरेशन करेंगे, सपोर्ट करेंगे एक दूसरी कंट्रीज़ को, ये फोकस रखा गया है जिससे चाइना को टैकल किया जा सकता है। उसके बाद जो ये पॉलिसी है ये यहाँ पर बताती है कि सभी कंट्रीज़ के बीच में कोऑपरेशन रहने वाला है। ठीक है। हम लोग ग्रीन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करेंगे। ठीक है। एनवायरमेंट पोल्यूशन से लड़ेंगे, डिजिटल गवर्नेंस के ऊपर काम किया जाएगा, कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाएगा, डिफेंस और ह्यूमन सिक्योरिटी के ऊपर काम किया जाएगा। तो यूरोपियन यूनियन यहाँ पर इन सब चीज़ों को लेकर प्रॉमिस करता है कि हाँ, हम लोग एक रिलेशनशिप जो रख रहे हैं वो एक बहुत शानदार सा रिलेशनशिप होगा जो कि अलग अलग डायमेंशंस को कवर करता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पर यही बोला गया है, यूरोपियन यूनियन का रोल आज के टाइम पर इंडो पैसिफिक के अंदर काफ़ी बड़ा रोल देखने को मिलेगा। ठीक है। ये हम लोगों ने देखा है, यूरोपियन यूनियन के अंदर आज के टाइम पर 27 कंट्रीज आती हैं। ये आपको ध्यान रखना है, मैंने आपको इन सब चीज़ों के बारे में बता ही दिया है। देन उसके बाद आज के टाइम पर एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक पावर है, यूरोपियन यूनियन यहाँ पर चाहता है कि अपने जो रिलेशंस हैं इनको थोड़ा सा और ग्रो करने चाहिए। मतलब कि रिलेशंस किसके साथ, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और न्यूजीलैंड के साथ। अब जो ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड है वो भी आपको इस वाले एरिया में देखने को मिलेगा। ये इंडोनेशिया हो गया, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, इसके नीचे न्यूजीलैंड हो गया, ये एरियाज़ यहाँ पर हैं। तो अगेन इंडो पैसिफिक के बारे में चर्चा हो रही है। तो यूरोपियन यूनियन का अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल है इंडो पैसिफिक के अंदर, ये चीज़ें बार बार यहाँ पर मैंशन करी गई हैं। और यूरोपियन यूनियन को आज के टाइम पर अपनी जितने भी ये पार्टनरशिप है इसको और बढ़ाना चाहिए। ठीक है। और यहाँ पर टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर काम करना चाहिए, ऐसी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। अब इससे क्या होगा, इससे इंडिया को बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि यूरोपियन यूनियन का रोल इंडो पैसिफिक के अंदर है, तो इंडिया को फायदा मिलेगा, चाइना को नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि चाइना यहाँ पर कंसर्न पैदा करता है, चाइना काफ़ी हद तक एग्रेशन दिखाता है, तो चाइना का एग्रेशन कम होता हुआ नजर आएगा, इंडिया को सपोर्ट मिलेगा। ठीक है। हमने अभी इसी प्रकार से एक ऑकस ग्रुप बनाया था, लेकिन ऑकस ग्रुप का जो एक तरीके से रिलेशन है वो फ्रांस के साथ काफ़ी खराब हो गया था सबमरीन डील को लेकर, ये मैंने आप लोगों को पहले भी बता रखा है। ठीक है। तो इंडिया ने भी यहाँ पर काफ़ी चीज़ें बता रखी है, और इंडिया के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है आज के टाइम पर। और इंडिया और यूरोपियन यूनियन की जो पार्टनरशिप है ये भी एक बहुत ज़्यादा मैटर करने वाली पार्टनरशिप है। इसको लेकर हमने पहले भी मीटिंग करी है, और अभी सितंबर में भी मीटिंग हुई थी जहाँ पर दोनों कंट्रीज़ ने मिलकर डिस्कस किया था। दोनों कंट्रीज़ के फॉरेन मिनिस्टर ने, कि मतलब यूरोपियन यूनियन और भारत के फॉरेन मिनिस्टर ने डिस्कशन किया था कि हम लोग अपने दोनों के बीच में जो रिलेशंस हैं उसको और ज़्यादा मजबूत करेंगे। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर एक एग्रीमेंट भी रहने वाला है, आने वाले टाइम पर हम लोग इंडस्ट्री 4.0 टेक्नोलॉजी के ऊपर कॉपरेट करने वाले हैं, ये बताया गया। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। प्लस आज के टाइम पर भारत के फ्रांस, जर्मनी, यूके, इन सभी के साथ जो डिफेंस टाइज है वो काफ़ी अच्छे हैं। तो यूरोपियन यूनियन एक बहुत अच्छा यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है इंडो पैसिफिक में, और भारत को एक सपोर्ट मिल सकता है, इससे यह यहाँ पर बताया गया इस आर्टिकल में। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पर चर्चा करता है पेगासस स्पाईवेयर के बारे में। पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ उस आर्टिकल में क्या क्या चर्चा की गई है। देखो, ये पेगासस स्पाईवेयर क्या होता है, यहाँ पर जासूसी के लिए एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर का यहाँ पर यूज़ किया जाता है। ये बेसिकली जो ये जासूसी के लिए स्पाईवेयर है इसको हम लोग पेगासस बोल रहे हैं, क्योंकि पेगासस एक तरीके से एक जानवर, एक उड़ने वाला घोड़ा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। जिसको हम लोग बोलते हैं एक हॉर्स, इसके बड़े बड़े विंग्स होते हैं। ठीक है। उसको हम लोग पेगासस बोलते हैं। तो उसी के नाम पर इस स्पाईवेयर का नाम रखा गया। प्लस इस स्पाईवेयर को बनाया किसने, तो इजराइल की एक कंपनी है एनएसओ ग्रुप, उसने यहाँ पर इस स्पाईवेयर को बनाया है। तो आप लोग इसके बारे में आइडिया रखना है। ठीक है।
अब यहाँ पर इसराइल ने बनाया है तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई। अब देखो बहुत सारी रिपोर्ट्स हाल ही में पब्लिश हुई थी कि ये जो स्पाईवेयर है इसका सरकारें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रही हैं। भारत सरकार ने इसका इस्तेमाल किया है। भारत सरकार ने यहाँ पर इस जासूसी वाले स्पाईवेयर का इस्तेमाल किया है ताकि बहुत सारे ऑफिशियल मिनिस्टर या फिर बहुत सारे ओपोजिशन वाली पार्टीज़ के मिनिस्टर को ट्रैक किया जा सके, उनकी इन्फॉर्मेशन को निकाला जा सके। क्योंकि इस स्पाईवेयर का मेन मकसद यह है कि दूसरे के फ़ोन से इन्फॉर्मेशन को निकाल कर ये दे देता है। ठीक है, मान लो यहाँ पर जो स्पाईवेयर है अगर ये किसी व्यक्ति के फ़ोन में गया तो उसके फ़ोन का डेटा प्लस उसके फ़ोन के यहाँ पर फोटोज़ मेल्स हो गए, प्लस उसके फ़ोन का जो माइक्रोफोन है वो भी एक्टिवेट किया जा सकता है। मान लो वो व्यक्ति कहीं मीटिंग में बैठा है तो उसके फ़ोन में माइक्रोफोन एक्टिवेट करके वो बातचीत जो कर रहा है मीटिंग में उसको भी सुना जा सकता है। तो आज के टाइम पर भारत के ऊपर एलिगेशंस लगे कि भारत ने यहाँ पर इस स्पाईवेयर का इस्तेमाल किया है। आज के टाइम पर बहुत सारी कंट्रीज़ यहाँ पर इस स्पाईवेयर को इजराइल से खरीद भी रही हैं। ये चीज़ हम लोगों ने देखी है। तो जब भारत के ऊपर ये एलिगेशंस लगे, काफ़ी आर्टिकल ये चर्चा में आया और फिर हमने बहुत सारे आर्टिकल्स भी कवर करे थे। तो अब यहाँ पर ये बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका जारी करी, पेटिशन जारी करी कि भाई हमें इसके ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन चाहिए। और क्योंकि सरकार से बार बार पूछ रहे हैं कि सरकार ने इस्तेमाल किया या नहीं किया है, तो सरकार इसको एक तरीके से ना हाँ ही कर रही है ना ही कर रही है कि हम लोगों ने यहाँ पर मतलब येस और नो कोई भी जवाब नहीं आ रहा सरकार की साइड से। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला अब बनाई जाएगी एक कमेटी और वो कमेटी इन्वेस्टिगेशन करेगी। वो कमेटी यहाँ पर पूरी जांच पड़ताल करने वाली है सरकार के ऊपर कि क्या वाकई में ये स्पाईवेयर का इस्तेमाल हुआ है या नहीं हुआ है। तो उस कमेटी के बारे में चर्चा यहाँ पर की गई है। मैं आप लोग को उस कमेटी के बारे में बता देता हूँ। तो आर्टिकल जीएस पेपर 2 के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर 3 के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक एक्सपर्ट कमेटी को अपॉइंट कर लिया है और उस कमेटी का नाम है जस्टिस रविंद्रन कमेटी। ये आपको ध्यान रखना है। ये कमेटी पेगासस केस को सही से पूरा इन्वेस्टिगेट करने वाली है। और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट यहाँ पर क्या है, देखो सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो देखो सुप्रीम कोर्ट से सरकार बोल रही थी हम इसको खुद देख लेंगे, हम इसको खुद इन्वेस्टिगेट कर लेंगे, हम एक कमेटी बना लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बोला ऐसा थोड़ी ना होगा। ठीक है, अब ये जो कमेटी बनाई जाएगी वो हम बनाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी, एक एक्सपर्ट कमेटी बना दी। उसके अंदर बहुत सारे धाकड़ लोगों को रखा गया है, बहुत सारे टेक्नोलॉजी के धाकड़ लोगों को रखा गया है। ठीक है, और जस्टिस रविंद्रन साहब भी हैं यहाँ पर। तो आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के एक फॉर्मर जज हैं हमारे जस्टिस आर वी रविंद्रन, इनके नाम पर ये कमेटी का नाम रखा गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है रविंद्रन कमेटी किस चीज़ के लिए बनाई गई थी, तो वो पेगासस स्पाईवेयर के लिए बनाई गई थी। आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर बोला गया ये जो कमेटी है बेसिकली ये काम करेगी, पूरी तरह से निगरानी रखने वाली है, प्लस उसके बाद ये इन्वेस्टिगेशन करने वाली कि सरकार ने वाकई में इसका इस्तेमाल किया है या नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर यह बोलता है कि देखो कहीं ना कहीं अगर इस स्पाईवेयर का इस्तेमाल हुआ है तो इससे राइट टू प्राइवेसी का हनन हुआ है। हमारे पास एक राइट टू प्राइवेसी, आपको मालूम होगा हमारे पास पूरा आर्टिकल है राइट टू प्राइवेसी फ्रीडम, हमारे पास सॉरी यहाँ पर आप देखने को मिलेगा एक फंडामेंटल राइट है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे जो राइट टू प्राइवेसी है इसको फंडामेंटल राइट बनाया गया था एक केस के थ्रू। सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक केस हुआ था, केस पुत्तास्वामी केस 2017 में, उसके बेसिस पर राइट टू प्राइवेसी को एक फंडामेंटल राइट बनाया गया। और अगर यहाँ पर पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल हुआ है तो इससे कहीं ना कहीं राइट टू प्राइवेसी का वॉयलेशन देखने को मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो आज के टाइम पर लोगों के पास बोलने का हक नहीं है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि आज के टाइम पर जो ये कोर्ट है इसने यहाँ पर बोला कि देखो क्या है कि अगर यहाँ पर लोग खुलकर बोलेंगे तो उनके ऊपर सर्विलांस वगैरह होगा। तो इससे क्या है लोगों के पास बोलने का हक नहीं है। ठीक है, फ्री स्पीच देखने को नहीं मिलेगा। तो क्या है लोगों के पास, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि लोगों के पास बोलने का पूरा हक है। तो लोग बोल तो सकते हैं, सरकार के अगेंस्ट में बोले चाहे किसके अगेंस्ट में बोलें, लोगों को बोलने का पूरा हक है। तो वहाँ पर बोल सकते हैं। उनके खिलाफ भी अगर स्पाईवेयर का इस्तेमाल हुआ है तो फिर कहीं ना कहीं यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच का वायलेशन हुआ है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। ठीक है, तो अब यहाँ पर कमेटी इन्वेस्टिगेट करेगी, उसके बाद हमारे पास और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आएगी। तो वो आर्टिकल हमारे आने वाले टाइम पर फिर से देखने को मिलने वाला है। बाय द वे मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं, देखो इस कमेटी के अंदर कौन कौन लोग हैं। ठीक है, इस कमेटी के बारे में मैंने एक फोटो पिक्चर यहाँ पे शेयर करी थी, ये पिक्चर आप देख पा रहे होंगे। इस कमेटी के अंदर हमारे जस्टिस आर वी रविंद्रन साहब हो गए। ठीक है, उसके साथ साथ बहुत सारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, जैसे कि आप देख पाओगे एक है नवीन कुमार चौधरी, देन उसके बाद प्रभरन पी, उसके बाद अश्विन अनिल गुमास्ते। तो ये सारे लोग अपने आप में टेक्नोलॉजी के मामले में काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट लोग हैं। ठीक है, उसके बाद और भी बहुत सारे लोग आपको देखने को मिलेंगे, जैसे आलोक जोशी यहाँ पर एक फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर रह चुके हैं। देन उसके बाद यहाँ पर ये हैं संदीप ओबरॉय। ठीक है, तो ये सारे लोग यहाँ पर देखने को मिलेंगे इस कमेटी के अंदर। सब लोग अपने अपने फील्ड में बहुत ज़्यादा धाकड़ हैं, एक्सपर्ट टीम है जो कि यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करेगी कि किस प्रकार से यहाँ पर, जो कि इन्वेस्टिगेट करने वाली है कि किस प्रकार से सरकार ने यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया है या नहीं किया है।
ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आज का लास्ट एडिटोरियल, इसको डिस्कस मैं फिर से नहीं करूँगा, ठीक है, मतलब क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, कल ही मैंने आप लोगों को बताया है, कल का न्यूज़पेपर एनालिसिस आपने अगर देखा होगा तो सबसे पहला आर्टिकल मैंने यही डिस्कस किया था कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट दोनों के जो चीफ होते हैं, देखो ये जो दो बॉडियाँ अलग अलग ये काम करती हैं, हमारे क्राइम को रोकने का काम करती हैं, ठीक है। अब इन दोनों बॉडी के अंदर आपको चीफ देखने को मिलेंगे, एक डायरेक्टर होता है, सीबीआई के अंदर एक डायरेक्टर होता है, ईडी के अंदर एक चीफ होता है। तो इनका पहले टेन्योर ये लोग सिर्फ और सिर्फ 2 साल के लिए सर्व कर सकते थे, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 5 साल के लिए सर्व करने के लिए बोल दिया गया। अब ये 5 साल के लिए सर्व करेंगे। तो आर्टिकल में ऑथर ये बोलते हैं कि कहीं ना कहीं ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट में है। सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट था विनीत नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, 1997 में जजमेंट आया था, जहाँ पे बोला था जो सीबीआई के डायरेक्टर होगा या फिर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का जो डायरेक्टर होगा, इनका जो टेन्योर होना चाहिए वो मिनिमम 2 साल का होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसको वॉयलेट करेगा, उसको यहाँ पर उसके अगेंस्ट में रहने वाला है ये सरकार का स्टेप, ये यहाँ पर ऑथर समझा रहे हैं। बाकी सीबीआई और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के बारे में मैंने आपको कल भी पढ़ाया था, और जो इन्फॉर्मेशन है मैंने आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड करवा दी। तो एक छोटा सा आर्टिकल था, ज़्यादा कुछ यहाँ पर खास था नहीं, तो मैंने आपको ज़्यादातर एडिटोरियल्स के बारे में सभी कुछ यहाँ पर बता दिया है। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। नाउ फिर इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। देखो, इस एडिटोरियल को मैंने ज़्यादा डिटेल में इसलिए एनालाइज नहीं किया है क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा चीज़ें है नहीं, और कल मैंने पेज नंबर मतलब कल के जो न्यूज़पेपर एनालिसिस है उसका आर्टिकल नंबर 1 में मैंने डिस्कस किया था। तो आप लोग प्लीज़ इतना तो कर ही सकते हो, आर्टिकल नंबर 1 को कल वाले वीडियो का लगभग 2-3 मिनट बाद, मतलब 2-3 मिनट शुरुआत में आप लोग देख सकते हो, बाकी आप लोग स्किप कर देना, ठीक है। तो इतना आप लोग यहाँ पर कर ही सकते हो। नाउ इसी के साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।